But Bismillahirrahmanirrahim. Pakistan Tax Community's decision to fund a different study channel, पाकिस्तान टैक्स चैनल में कुछ आते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम फाइनेंस एक्ट 2026 को कंप्लीट था वो इम्पोर्टेंट, जिसमें हमने सेल टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट्स वो दो पार्ट्स में हमने बात की, और इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स में अभी हमारा सिलसिला जारी है। आज हम उसी को जारी रखते हुए एडवांस टैक्स को स्टडी करते हुए उसे कंप्लीट करेंगे। प्रोग्राम का बताना आवाज पुराने बात की तलावत से करेंगे, और मैं दाऊद दूंगा मोहम्मद अली अमान साहब को कि वो आए और पुराने बात की तलावत करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं दावत दूंगा सदर पाकिस्तान टैक्स कम्युनिटी एसोसिएशन जनाब मोहम्मद मुंशा शुरा साहब को कि वो आए और इनकम टैक्स की बकिया इसको कंप्लीट करें। ऑनरेबल मेंबर ऑफ पाकिस्तान टैक्स चैनल, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का हमारा टॉपिक जो है वो कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ विद होल्डिंग टैक्स रेट फॉर द फाइलर, नॉन फाइलर, लेट फाइलर फॉर द टैक्स पीरियड 2025, 26 और 26-27। बेसिकली जो चेंजेस आई हैं हम आज जो डिस्कस करेंगे विद होल्डिंग टैक्स प्रोविजंस हैं, वो विद होल्डिंग या डिडक्शन एट सोर्स या कलेक्टिंग एट सोर्स, इसके दो पार्ट हैं। एक रेगुलर पार्ट है विद होल्डिंग डिडक्शन प्रोविजन का 148 से लेके तकरीबन 156 तक जो है उसका पार्ट है। एक ट्रांजेक्शन प्रोविजन है 231 से लेके 236 जी तक है। तो इसमें बेसिकली जो आज हम देखेंगे कंपैरेटिव चेंजेस, तो एक तो हम ये देखेंगे कि इसमें जो चेंजेस विद रेफरेंस टू फाइलर और नॉन फाइलर या लेट फाइलर के रेफरेंस से 2025-26 में क्या रेट थे, अब 26-27 में थ्रू फाइनेंस एक्ट 2026 है उसमें क्या चेंजेस आई हैं, क्या इम्पैक्ट उसका पड़ा है। एक तो फाइलर, नॉन फाइलर, लेट फाइलर के रेफरेंस से होगा। दूसरा हम देखेंगे कि जो तीन रजीम है इसमें विद होल्डिंग प्रोविजन में, एक एडजस्टेबल टैक्स है, एक आपके फाइनल टैक्स है, एक मिनिमम टैक्स है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि कौन से सेम ही है, एडजस्टेबल है, कौन से मिनिमम है, कौन से फाइनल है, क्या उसी तरह रहा है या कुछ उसमें चेंजेस आई हैं, कोई मिनिमम से फाइनल में कन्वर्ट हुआ है या फाइनल से मिनिमम हुआ है या एडजस्टेबल से दूसरे फाइनल में या फिक्स में चेंज हुआ है या नहीं। और तीसरी चीज हम देखेंगे कोई इसके जो विद होल्डिंग जो एजेंट्स हैं या जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर कलेक्ट एंड डिसीजन, क्या उसमें कोई चेंजेस आई हैं, कोई थ्रेशोल्ड लिमिट है वो बड़ा है कम हुआ है, इस रेफरेंस से हम देखेंगे। फिर इसमें कुछ एग्जम्पशन भी थी विद होल्डिंग प्रोविजन की, सेकंड शेड्यूल में रिड्यूस रेट भी था और नॉन एप्लीकेबल थी पार्ट 4 ऑफ सेकंड शेड्यूल, तो उसमें भी हम देखेंगे कोई चेंजेस आई हैं या इसी तरह को विद होल्डिंग प्रोविजन में वो प्रोविजन मेट तो नहीं हुआ।
जो कौन कौन से मिट हुए थे उसके क्या कॉन्सिक्वेंस है। इसी तरह कौन से कोई नए विद होल्डिंग प्रोविजन ऐड हुए और उनकी क्या कॉन्सिक्वेंसेज है और वो किन पे एप्लीकेबल है, कौन डिडक्ट करेगा, फाइनल है, मिनिमम है, एडजस्टेबल है, क्या है, इसको हम देखेंगे। और तीसरा कंजम्पशन सर्टिफिकेट के मतलब 159 है, तो उसको भी हम देखेंगे। इसी तरह कोई इसका डिडक्टेबल या कलेक्टेबल इवेंट क्या है, कब से होना है डिडक्शन, क्या परचेज के वक्त होना है या पेमेंट पे होना है या बैंक जब क्रेडिट करेगा उस पे होना है या कब होना है, इसको पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे। तो ओवरऑल हम एनालिसिस जो है, क्योंकि मेजर पार्ट जो है हमारा, क्योंकि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है या फाइनल टैक्सेशन है या मिनिमम है, मेजर पार्ट इनकम टैक्स का जो रिवॉल्व करता है वो अराउंड द विद होल्डिंग प्रोविजन करता है। तो विद होल्डिंग प्रोविजन जो है वो मेजर है, हमारी रिटर्न में भी ये पार्ट प्ले करेंगे, वहां के लिए भी हेल्पफुल होंगे। वहां भी कॉलम होते हैं कि एडजस्टेबल है, मिनिमम है, फिक्स है, क्या है, वहां भी अकॉर्डिंगली हमने करना होता है। तो आज हम फुल फ्लैज इसका एनालिसिस देखेंगे। इसको सबसे पहले फिर हम देखते हैं, इसमें सबसे पहले जो 147 सेक्शन है एडवांस का, बेसिकली ये जितने विद होल्डिंग या डिडक्शन एक्ट हो या कलेक्शन एक्ट हो, ये इन द नेचर ऑफ एडवांस टैक्स है, सारे एडवांस टैक्स है। कुछ के साथ कंडीशन है, ये फाइनल है, किसी के साथ ये है मिनिमम है, और अगर ये कंडीशन मिनिमम फाइनल वाली नहीं है तो फिर वो एडजस्टेबल है। तो साल में हम जो रिटर्न फाइल करते हैं तो रिटर्न में एक टैक्स लायबिलिटी निकलती है और उसके अंदर ये डूरिंग ये भी हम एडवांस टैक्स पे करते हैं। सबसे पहले सेक्शन जो है वो 147 है। इसमें हम कंपनी एओपी डीओ जो है सब्जेक्ट टू लिमिटेशन फॉर इंस्टॉलमेंट में हम जो पिछले साल टैक्स दिया है या टर्नओवर के मुताबिक जो कंडीशन हो उसके मुताबिक कैलकुलेट करते हैं, तो 4 किस्तों में हम जमा करवाते हैं। वो सबसे पहले वो है जो पेमेंट बेस्ड एडवांस टैक्स है। जब हम रिटर्न बनाते हैं तो उसको पहले उसका बैक देते हैं, वो भी आपके एडवांस टैक्स में शामिल हो जाता है। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो विद होल्डिंग प्रोविजन है, ये कलेक्शन प्रोविजन है। कलेक्शन और 148 जो है ये कलेक्शन प्रोविजन है। कलेक्शन प्रोविजन वो होते हैं जब गवर्नमेंट, यूजुअली ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है, जब वो अपना रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे होते हैं ड्यूटी श्यूटी, तो साथ वो इनकम टैक्स भी एडवांस कलेक्ट कर लेते हैं। तो इसी तरह ये कलेक्शन बेस है, क्योंकि रेवेन्यू कलेक्ट करना है तो रेवेन्यू जब ड्यूटी या टैक्सेस या कोई चीज देनी है तो उसमें तो कलेक्शन होती है, तो उसको आप कलेक्शन प्रोविजन करते हैं। कलेक्शन एट सोर्स, जब उसने इनकम अपनी या अपना टैक्स कलेक्ट करना है तो साथ टैक्स भी कलेक्ट कर लेना है। जबकि डिडक्शन एट सोर्स होता है वो पेमेंट बेस होता है कि जब आपने पेमेंट करनी है तो आपकी ड्यूटी है, देन यू आर विद होल्डिंग एजेंट, तो आपने पेमेंट करते हुए दूसरी पार्टी का टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। बेसिकली ये आपका टैक्स नहीं है, आप अपनी अमाउंट उसको जो पे कर रहे हैं उसमें से उसका ही डिडक्ट करके आप जमा करा रहे हैं। जब आप पेमेंट में डिडक्ट करके जमा करा रहे हैं वो डिडक्शन एट सोर्स है। जब गवर्नमेंट अदारे या कोई अथॉरिटी जब कलेक्ट मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं, उसको भी हम देखेंगे। तो जब आप रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं अपना, या सेल है, सप्लाई या सर्विस या कोई चीज आप कह रहे हैं, उस पर आप साथ ही कोई टैक्स कलेक्ट करते हैं तो कलेक्शन एट सोर्स होता है। जैसे पहले वाला सेक्शन जो है 138, तो ये इसमें कलेक्टर कस्टम जो है उसकी ड्यूटी है कि इसमें रेट प्रेस्क्राइब है कि जब वो अपनी ड्यूटी कलेक्ट करे तो इन द सेम मैनर एट द सेम टाइम इनकम टैक्स भी कलेक्ट कर ले उस पार्टी से जिसपे वो अप्लीकेबल है। तो इसमें 148 जो है ये एडजस्टेबल भी है और ये मिनिमम भी है। जनरल हाथ में ये मिनिमम है, और जब कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग हो, कोई रॉ मटेरियल परचेज करे फॉर ओन यूज, तो उस सिचुएशन में फिर ये अप्लीकेबल नहीं है, उसमें वो फिर प्रोडक्शन होगी भी तो एडजस्टेबल होगा, अदरवाइज ये मिनिमम है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट है जैसे कि ऑयल है, इस तरह की वो लेटर हम देखेंगे, तो उसमें ये फिर मिनिमम ही है। इवन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फॉर ओन यूज भी परचेज इंपोर्ट करेगी तो उसके लिए भी वो मिनिमम होगा। इसी तरह सैलरी जो है, सैलरी वाला जो सारा ही एडजस्टेबल है। सैलरी की जो है तो 2-3 कैटेगरी है। एक कैटेगरी है कि नॉर्मल सैलरी है, एक पेंशन है किसी लिमिट टाइम मिली से बाबू, तो उस पर अलग एक रेट है, एक डायरेक्टर की फीस ही है वो देनी, तो उस पर अलग है, वो कलेक्शन करनी है। और सैलरी को हम लेटर डिस्कस करेंगे कि किस बेसिस पर करनी है, एवरेज कैसे कैलकुलेट करनी है। जब तो यूजुअली ये वाला जो है वो एडजस्टेबल है, इसका अम्प्लायर जो है विद होल्डिंग एजेंट अप्लायर होता है। डिविडेंड जो है, डिविडेंड पेमेंट इसमें कुछ लिखा ही डिविडेंड वाले इसमें सेक्शन 7 भी है, तो इसमें ये कंपनी में एडजस्टेबल है।
अदर देन कंपनी जो है 5 मिलियन तक अगर हो तो वो आपका टैक्स लगेगा, वो आपका फाइनल डिस्चार्ज में जाएगा या मिनिमम में जाएगा, ऊपर होगा तो वो डिसेबल होगा। तो इसमें डिडक्शन के लिए 150 आगे सेक्शन हम देखेंगे। तो यहाँ तो कुछ लिखा नहीं बेटा, एडजस्टेबल वो आगे ही ले आए, फिर नहीं पूरा तो कंप्लीट। चलो प्रॉफिट ऑन डेट है नेक्स्ट आइटम। तो आगे हम देख लेंगे किस सिचुएशन में एडजस्टेबल है, किस सिचुएशन मिनिमम है, किस में फाइनल है। इधर गवर्नमेंट सिक्योरिटी है 151A है। इसी तरह फिर लाइफ इंश्योरेंस ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है, इसमें भी रेट 20-15 के हैं और फाइनल डिस्चार्ज है वो देख लें कहाँ एप्लीकेबल। पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट का है 152 है। गुड सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें डिफरेंट कैटेगरी ऑफ सर्विसेज है, उन पे डिफरेंट रेट है, रेट का हम डिस्कस करते हैं। इधर एक्सपोर्ट का है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज 150A है। इधर 155 रेंट का है, इसको प्राइस रेंट वाला यूजली एडजस्टेबल है, तो इसमें लिमिट भी है 15 लाख का एक प्रॉपर्टी का आप ले 2 साल का नहीं लगता, ऊपर ये लगेगा। इसी तरह आपका प्राइस एंड बिनिंग है, ये आपका फाइनल टैक्स है। तो प्रोडियम प्रोडक्ट है, तो इसी तरह कैश विथड्रॉल है। कैश विथड्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ये एडजस्टेबल है, नॉन एडजस्ट, पहली बात तो ये एडजस्टेबल है। दूसरा ये है कि ये फाइलर में नहीं है, ये सिर्फ नॉन एक्टिव जो नॉन एक्टिव लिस्ट में नहीं है, सिर्फ उसके लिए उसी का ही रेट दिया हुआ है। विद होल्डिंग जो है 0.8% जो है वो विथड्रॉ करने का 50,000 दिन लिमिट है। वो एक दिन में एक ट्रांजेक्शन हो, दो अगर वो लिमिट से बढ़ते हैं या उतने तो उसमें 8% उसकी डिडक्शन होएगा। ये वाला जो है सिर्फ और सिर्फ ये आपका नॉन फाइलर नॉन एक्टिव के लिए, नॉन एक्टिव टैक्सेस नॉट अपीयरिंग ऑन द एक्टिव लिस्ट उस पर एप्लीकेबल होगा। बाकियों का लिए रेट वैसे दिया हुआ है, और उसके फाइलर के लिए क्या होना है, नॉन फाइलर के लिए क्या होना है, वो 10th शेड्यूल है। 10th शेड्यूल सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको सबसे पहले देखना है, तो फिर बाकी विद होल्डिंग उसको हम देखते हैं बाद में। तो उससे उसको अप्लाई करते हुए हमने नॉन फाइलर को या नॉन एक्टिव टैक्स के रेट को देखना है। इसके बाद मोटर व्हीकल है, इसमें भी रेट गिवन है। फॉर डोमेस्टिक वर्कर्स है और इसका ब्रोकरेज कमीशन है, मोटर व्हीकल टैक्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, टेलीफोन है, सेल बाई ऑक्शन है। ये 1/3 ऊपर ये 231 AB से लेके ऑनवर्ड जो है ये ट्रांजिशनल प्रोविजन है। पहले वाले जो रेगुलर प्रोविजन है शुरू से जो आ रहे हैं, ये ओरिजिनली जब ला आया है तो उसमें ये था कि फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहेंगे, लेटर ऑन ये अबॉलिश हो जाएंगे। लेकिन अभी भी ये है और इसमें फर्दर एडिशन होती जा रही है। तो ये लेके 236Z तक ये ऑप्शन है। उसके बाद सेल ऑफ 236C है, 236 इसी तरह के है, वो इंपॉर्टेंट है। पीटीवी प्ले एडवर्टाइजमेंट है, फंक्शन गैदरिंग है, सेल टू डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है, परचेज ऑफ इमूव प्रॉपर्टी 236K और 236C जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले। इसमें रेट शिफ्ट कम हुए तो प्रॉपर्टी जो रियल एस्टेट सेक्टर थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। इस तरह फॉरेन कार्ड पेमेंट है, आखिरी वाला बोनस शेयर है। तो ये वाले सारे सेक्शन है। तकरीबन कितने बने ये 4 ये 40 1.1 2 3 31 तकरीबन 31 है। ये सबसे पहले एडवांस पेमेंट है, पेमेंट पेड वाला एडवांस है 147। उसमें जो ड्यूरिंग ईयर आपने इंस्टॉलमेंट दी है वो आपका एडजस्टेबल है। फिर टैक्स कलेक्शन 148 से लेके आन तक ऑनवर्ड 236 तक कुछ एडजस्टेबल है, कुछ मिनिमम है, कुछ फाइनल है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम डील करेंगे। रेट ऑफ फाइलर नॉन फाइलर ये डीबी 1 कहाँ से शुरू होते हैं, ये डिविडेंड पे 15 फाइनल के लिए, इसके लिए ये डिफरेंट दे दिया। आगे चलो आगे देख मेन पे चलो नेक्स्ट। हाँ सबसे पहले हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का शेड्यूल 10 देखते हैं, ताकि उससे देख के फिर ऑनवर्ड हम चलते हैं, इनको फिर डिस्कस करते हैं। शेड्यूल 10 में बेसिकली 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। फर्स्ट प्रोविजन ये है कि जो नॉन फाइलर है
जो स्टैंडर्ड रेट है उसका उसमें डबल लगेगा। दूसरा प्रोविजन है स्पेसिफिक रेट, कि उसमें रेट दिया हुआ है नॉन फाइलर के या कुछ सेक्शन के स्पेसिफिक रेट दिए हुए कि नॉन फाइलर के लिए ये वाला रेट होगा। तीसरा उसमें ये है कोई लेट फाइलर का पिछले साल था उसमें उसका भी रेट दिया हुआ था कि लेट फाइलर के लिए ये रेट लगेगा कुछ सेक्शनों का, तो उसमें लेट फाइलर उन सेक्शनों का वो रेट लेट फाइलर का पिछले साल था, इस साल ऑनवर्ड खत्म हो गया, अगले साल जो 27 होगा उसमें वो नहीं होगा। इसी तरह उसमें कुछ एक्सक्लूजन है, जो एक्सक्लूजन है वो नॉन फाइलर अगर है नॉन अपीयर है तो उन पे वो डबल वाला या उस स्पेसिफिक नहीं लगेगा। तो तीन चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हर एक में पहले जनरल प्रोविजन है कि हर एक का डबल हो जाएगा, फिर स्पेसिफिक है कि इन लोगों पे वो स्टैंडर्ड डबल वाला नहीं होगा, ये वाला रेट होगा। फिर लेट फाइलर का है कि लेट फाइलर के लिए ये 100 मेन सेक्शन जो है 100 बीए जो डील करता है कि 100 बीए और साथ 181 ए है जो नॉन नॉन फाइलर नॉन एक्टिव टैक्स पेयर का डेफिनेशन भी में भी एक्टिव लिस्ट की डेफिनेशन भी है, वो भी सेक्शन 1 की 1 ए है या क्या है, तो उसके रेफरेंस से ये पूरा शेड्यूल है जो डील करता है कि आपका जो नॉन फाइलर या नॉन एक्टिव टैक्स पेयर जो है एक्टिव पेयर लिस्ट में नहीं है तो उस पे क्या रेट लगेंगे, ये एक स्टैंडर्ड है। अगर वहां शेड्यूल फर्स्ट शेड्यूल में जो रेट गिवन है वहां अगर कोई नॉन फाइलर का या नॉन एक्टिव का अलग दिया है तो वो होगा, अगर वहां नहीं है तो फिर ये स्टैंडर्ड अपनी ये वाला अप्लीकेबल होगा। तो सबसे पहले रेट ऑफ डिडक्शन और कलेक्शन ऑफ टैक्स, where tax is required to be deducted collected under any provision of this ordinance from a person not appearing at the active taxpayer list, the rate are required to be deducted or collected as the case be shall be increased by 100% of the rate specified in this ordinance। ऑर्डिनेंस में शेड्यूल भी हो सकता है, किसी सेक्शन में भी हो सकता है, अब कई सेक्शन है उसके अंदर भी दिया हुआ है 20% है 10% है, वो कई सेक्शन के अंदर रेट है कई शेड्यूल के अंदर रेट है, जहां है कहीं भी उसका जो स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है वो नॉन अपीयरिंग पर्सन है तो उसका डबल कर दिया जाएगा। ठीक है, पहला ये स्टैंडर्ड ये है कि कहीं आपके जो सेक्शन 148 से लेके 236 जी तक अगर उन सेक्शन के अंदर डिडक्शन का रेट लिखा हुआ है तो वो डबल हो जाएगा, या फर्स्ट शेड्यूल में जहां विद होल्डिंग रेट लिखे हुए हैं वहां किसी का रेट लिखा हुआ है तो वो डबल हो जाएगा। नॉन अगर वो ही इज नॉट अपीयरिंग ऑन द एक्टिव टैक्स में, अगर अपीयर करता है तो वो स्टैंडर्ड ही लगेगा, जो ऑर्डिनेंस में है या शेड्यूल में अगर अपीयर नहीं होता उसमें उसका नाम नहीं आ रहा तो उसको वो डबल हो जाएगा, अगर वो वहां 10 है तो उसको 20 हो जाएगा, इस तरह वर्ड लगेगा। प्रोवाइडेड दैट टैक्स रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड under section 230B shall be increased by 200% of the rate specified in first schedule in case of person not appearing in active tax bill, ये एक स्पेसिफिक हो गया। अब ये वाला जो 231B है इसमें जो भी रेट है उसको 200 बढ़ाना है, अगर वहां 230B किस चीज का है, व्हीकल वाला था ना, मोटर व्हीकल वाला जो भी रेट प्रेस्क्राइब है उसको अगर इज नॉट अपीयरिंग ऑन द एक्टिव टैक्स बिल तो उसको जो भी रेट है उसको डबल कर दिया जाता है, बल्कि 200% 200% 10 है तो उसका 30 हो जाएगा, डबल कर दिया जाएगा, डबल से ट्रिपल कर दिया, 200% जो है उसका बढ़ा दिया, 100 की बजाय 200% कर दिया। और प्रोवाइडेड दैट द फर्दर टैक्स रिक्वायर्ड फर्दर दैट tax required to be collected under section 236 shall be at the rate set out in the following date in case of person not appearing in the active tax bill। अब 236 के जो है परचेज वाला है कि जब आप परचेजर जो है उसके लिए मूल प्रॉपर्टी परचेजर के लिए तो वहां रेट जो भी गिवन होगा उसके लिए नॉन अपीयरिंग के लिए ये रेट अपनी पुराना तो नहीं है, जो अमेंड हुआ है वो है पुराना, ये लेटेस्ट नहीं है। ये बहुत ज्यादा वो तो कम हो गया, ये आपने पुराना ही खोल दिया।
26 वाला देंगे हैं? अच्छा क्या इसमें वन ओमिटेड है? वो चेक कर ले 10th शेड्यूल में वन वो लेट फाइलर वाला ओमिटेड है, फिर सही है। उसमें ओरिजिनल फर्स्ट शेड्यूल में रेट चेंज हो गया होगा ना, उसमें काम हो गया तो उसका कहाँ देख रहे हो? नहीं इधर लेट फाइलर वाला था ना, वो बिल्ट हो गया तो फिर लेट है नीचे। हाँ ठीक है सही है, ये सही है। Provided further that rate required to be collected under section 236 shall be at the rate set out in the following day in case of person not appearing in that taxable day। जो ना ये दो 236 जो है वो डील करता है परचेज ऑफ इनपुट प्रॉपर्टी। अगर आप इनपुट प्रॉपर्टी करते हैं उस सिचुएशन में अगर आप फाइलर है अपीयरिंग ऑन द लिस्ट है तो फिर आपके स्टैंडर्ड होगा जो फर्स्ट शेड्यूल में वो रेट कम हो गए कंपैरेटिव में, हम देखेंगे कितने हुए तो उसकी बजाय उसका जो नॉन फाइलर अपीयरिंग है उसका इस बेसिस पे लगेगा। तो ये फेयर वैल्यू मार्केट डज नॉट अचीव 50 मिलियन 10.5% है, फेयर वैल्यू एक्सीड 50 मिलियन उस पे 14.5 होगा, फेयर मार्केट वैल्यू एक्सीड 100 मिलियन तो उस पे 18.1 होगा। प्रोवाइडेड आल्सो ये एक्ट में देखिए उसमें देखिए फिर आधा कोई चेंज तो नहीं आई इसमें। Provided also that required to be collected return under specific column 2 against transaction specified in column 3 shall be rate specified in case of not appearing। ये सेक्शन वाइज भी उन्होंने कोई रेट दी है कि इन सेक्शन में जो जो नॉन एक्टिव होगा उस पर ये रेट लगेगा। 236C जो परचेज वाला है उस पर 11.5 होगा और 236G पे 2% लगेगा और सेक्शन 236G पे 2.5 लगेगा। वहां लो रेट है सेंटर में तो ये नॉन एक्टिव के लिए ये लगेंगे। ये सब सेक्शन स्पेसिफिक है कि इन सेक्शन पे वो डबल वाला स्टैंडर्ड नहीं लगेगा। इन सेक्शन पे जो रेट होगा जो नॉट अपीयरिंग आता है एक्टिव टैक्स बिल उन पे ये वाला रेट लगेगा। ये लेट फाइलर वाला था वो ओमिट हो गया, ये वाला नॉट अपीयरिंग है। अब 2027 वाला टैक्स ईयर होगा उस पे लेट फाइलिंग वाला कोई कंसेप्ट नहीं होगा, ये ओमिट हो गया। इसमें बढ़ गया लेट फाइलर के लिए बढ़ गया और पिछले साल नहीं कम हो गया। वो आप डेटा ये तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि 10th शेड्यूल में रेट जो नॉन अपीयरिंग के लिए क्या है। पहले लेट फाइलर के लिए भी एक अलग रेट थे कि ये लगेंगे, वो अब खत्म हो गए। बाकी रेट कितने बड़े कम हुए वो फर्स्ट शेड्यूल में कम हुए, वहां कम होंगे तो उसका डबल भी कम होगा, 200% भी कम होगा। अगर वहां वो बढ़ गए तो उसका 200% भी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन ये जो 4-5 सेक्शन हमने पढ़े हैं ये नॉन फाइलर या नॉन अपीयरिंग के लिए स्पेसिफिक रेट है। ये इन्हीं रेटों पे उनको नॉन फाइलर है तो ये इस रेट पे उसकी विथहोल्डिंग होगी। उसके बाद पर्सन नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल स्टेटमेंट वेयर विथहोल्डिंग ए पर्सन required to collect the satisfied but not appearing elected, he was not required to file return under section as the he shall before collecting return for notice in writing allotment set of ये इंफॉर्मेशन है। इसका 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो मैकेनिज्म से सारा है लेकिन उसको हम आज डिस्कस नहीं करते, उसको फिर करेंगे। वो आपकी प्रोविजनल असेसमेंट कर सकता है, दूसरा काम है। फिर बाद फिर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो फिर उधर चला जाएगा, फिर वो वाली होगी, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज हम क्योंकि विद होल्डिंग की बात कर रहे हैं तो वो फिर प्रोसीजर करेंगे तो उधर नहीं जा सकेंगे। इधर सिर्फ हम रेट और रेट में चेंजेस को देख रहे हैं कि 100% किन पे है, 200% किस पे है और सेक्शन स्पेसिफिक किन पे है और किन पे ये पूरा एप्लीकेबल ही नहीं होगा। उन पे 200 भी नहीं होगा और उन पे ना 100% होगा ना सेक्शन स्पेसिफिक होगा। तो वो आखिरी वाला 3 नीचे आखिरी इसका प्रोविजन ये सेक्शन का नॉट एप्लीकेबल है।
नहीं, ये तो वो प्रोसीजर है उसके असेसमेंट का। ये ऊपर ये वाला provision of ordinance to apply. Provision of this ordinance not specifically dealt with in this rule shall enter in the case of proceeding as person not appearing list. The provision of schedule shall not apply on the tax collected or deducted in case of the following section. ये सेक्शन जो है इनमें ना डबल होगा ना 200% होगा ना वो सेक्शन स्पेसिफिक होगा। तो ये वाले सेक्शन जो है पहला है आपका 149 में आपका सैलरी है। सैलरी वाले में वो जनरल जो सेक्शन था वन जो था कि वो 100% ज्यादा होगा नॉन अपीयरिंग के लिए, सैलरी वाले के लिए नहीं होगा। इसी तरह बाकी सेक्शन जितने भी है 151B है पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट, इसमें भी वो जो 100% वाला वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ये 152 वाले अलग दिए हुए नॉन रेजिडेंट की पेमेंट पे, इन पे भी नहीं होगा। उसके बाद 152 का इस पे नहीं होगा। टैक्स कलेक्ट 154 वाला जो है वो 154 वाला किसी का था, वो रेंट से पहले था मेरा, वो एक्सपोर्ट का था शायद। सर एक एक्सपोर्ट ऐसा है आप गुड्स है, एक एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, इन पे भी नहीं एप्लीकेबल है। 236 1 ए बी किसका था, व्हीकल का था, कैश में डालो उसमें भी एप्लीकेबल नहीं हुआ। वो तो वैसे ही पहले ही वो नॉन अपीयरिंग के लिए 0.8% है, तो उसको फिर डबल या वो एप्लीकेबल ही होगा, वो रेट ही उसके लिए वो फाइलर पे वो एप्लीकेबल ही नहीं है। उसके बाद एक ये ओमिट हुआ है, ओमिशन वाला, अब ये इस पे पहले नहीं एप्लीकेबल था, अब इस पे 100% वाला एप्लीकेबल हो गया। टैक्स 236 वाला स्टार्टिंग फ्रॉम द टैक्स लाइसेंस इन रिस्पेक्ट गुड्स ट्रांसपोर्ट है, इस पे भी एप्लीकेबल नहीं होगा, इस पे भी 100% वाला वो एप्लीकेबल नहीं है। 235 जो है ये इलेक्ट्रिसिटी क्या है, हाँ उस पे भी नहीं होगा, ये भी एक ओमिट हुआ है, तो ये भी उसमें फॉल करेगा। अब इसमें भी 100% एप्लीकेबल हो जाएगा। ये पुराने ही ओमिट हुए, वैसे ही सेक्शन ओमिट हो गया, सेक्शन ओमिट हुए तो यहाँ से भी ओमिट हो गए। अब ये वाला नया पेट हुआ है, ये इस पे 100% एप्लीकेबल हो गया। जो रेड वाले हैं वो करंट पेट हुए, इन पे 100% एप्लीकेबल हो गया। ठीक है, बाकी पुराने ही म्यूटेड है, मेरा सेक्शन भी म्यूटेड है, याद नहीं। तो बेसिकली क्या हुआ कि विद होल्डिंग के लिए जो 10th शेड्यूल है विद रेफरेंस टू नॉन फाइलर नॉन अपीयरिंग के लिए पहले 100% है स्टैंडर्ड रेट है, कि जो भी नॉन फाइलर है 100% है। फिर सेक्शन स्पेसिफिक है, जैसे व्हीकल है उसमें 200% है। फिर इसी तरह परचेजर वाला 2000K है, उसमें स्पेसिफिक रेट दिए हुए हैं, वो एप्लीकेबल है। और आखिरी में कि इन पे ये एप्लीकेबल ही नहीं है, उसमें स्टैंडर्ड वो जो सेकंड शेड्यूल या ऑर्डिनेंस में रेट है वही एप्लीकेबल होंगे, ये डबल वाले ये उसमें एप्लीकेबल नहीं होंगे। अब हमने इसको देख लिया, तो अब हम उसको 148 को देख लेते हैं। 148 जो है सेक्शन वो ड्यूटी इम्पोज करता है ऑन द कलेक्टर ऑफ कस्टम, कि जब वो अपोर्ट स्टेज पे जब वो जीटी फाइल हो, जब उसने ड्यूटी कलेक्ट करनी है, तो इन द सेम मैनर एट द सेम टाइम वो टैक्स भी कलेक्ट करे। तो उसमें एक शेड्यूल के 3 पार्ट है, पार्ट 1 2 3, उसमें कोई फिनिश गुड्स है, कोई रॉ मटेरियल, तो डिफरेंट रेट दिए होंगे। इंपोर्टर कमर्शियल इंपोर्टर के लिए अलग है, अदर के लिए अलग है। तो वो तीनों शेड्यूल में हम तीनों पार्ट जो है उसको हम देख लेते हैं कि उनके क्या रेट है, पिछले साल क्या थे, अब क्या नए क्या आए हैं, कुछ चेंजेस है कि नहीं है। तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज पहला हो जाए गुड फाइलिंग इन पार्ट 1 12 पहले हमने डिस्कस कर लिया कि ये सेक्शन 7 जो है उसके तहत मिनिमम है, अनलेस अंटिल कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है ओन पर्पज के लिए ओन यूज के लिए वो इस्तेमाल करती है, तो फिर इसमें ये 148 एप्लीकेबल नहीं होगा। इसी तरह कुछ प्रोडक्ट हैं इसमें हम देखेंगे वो हर हाल में इवन दो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग भी उसको इम्पोर्ट करेगी, तो उसमें वो हर हाल में मिनिमम ही होगा। ये 2 सिचुएशन 3 सिचुएशन है। तो पर अच्छा एक सिचुएशन ये है कि इसमें गुड जो थर्ड शेड्यूल थर्ड पार्ट में फॉल करती है, तो उसमें एफबीआर जो है थ्रू नोटिफिकेशन या उसमें जो रॉ मटेरियल है वो नोटिफिकेशन एफबीआर क्लियर कर सकता है कि ये पार्ट 1 में ही फॉल करती है। 1 वाला जो वो पर्पज के लिए या वो एडजस्टेबल हो जाएगा, इवन अदरवाइज वो मिनिमम या वो है दूसरा हो जाए, वो वाले उसमें ट्रीट हो जाएंगे। तो पार्ट 1 में यूजुअल जो है पार्ट 1 में रेट 1% है 2% है। तो अब करंट जो है करंट
अब करंट में 1-2% है, पहले भी 1-2% था। इसमें वो सेग्रीगेशन वो नहीं है कि कमर्शियल इंपोर्टर है या अदर देन कमर्शियल इंपोर्टर है। पार्ट 2 में जो है सेग्रीगेशन है। तो इसमें प्रोडक्ट स्टील है, फर्टिलाइजर है, यूरिया है, गोल्ड है, कॉटन है, एलजीएस है और अदर प्रोडक्ट। ये जनरल कुछ दे दी हमने प्रोडक्ट, बाकी को आपने डिटेल में दी, उसमें पूरा शेड्यूल है, आप शेड्यूल में देख सकते हैं। पार्ट 2 जो है इसमें 12 शेड्यूल का पार्ट 2 है। इसमें बार्ले और ये इसमें एग्रो प्रोडक्ट है, ये डाइज है, कुछ बल्ब चावल है, मिक्सचर है। कमर्शियल इंपोर्टर के लिए अब करंट रेट 3.5 और 7 है, पहले भी 3.5 और 7 ही था। इधर अदर कमर्शियल इंपोर्टर के लिए 2%, 4%, 2 और 4 है, कोई चेंज नहीं है, कोई इम्पैक्ट नहीं, उसी तरह ही। उसके बाद गुड्स फॉलोइंग गुड नॉट स्पेसिफिक मेंशन इन पार्ट 2, ये कमर्शियल इंपोर्टर के लिए 6% है, 12 है, उसी तरह रेट है। अदर देन के लिए प्रोवाइडेड दैट स्पेसिफिक रेट इन केस ऑफ फॉलोइंग आइटम, ये प्रोविजन के तहत इन आइटम में जो इस 1125 में स्पेसिफाइड है, यूजुअली एक्सपोर्टर वाला है, तो इसमें 1%, 2%, 1% वही रेट है। पर्सन इंपोर्टिंग फिनिश फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट दैट आर नॉट मेट एज सर्टिफाइड बाय डीआरएपी, इसमें 4%। इनके लिए एक तो वो शेड्यूल वहां रेट पार्ट 1, 2, 3 में कुछ स्पेसिफिक है, वो एसआरओ के तहत है, कुछ ये फार्मास्यूटिकल वाले हैं, ये इंपोर्टेड सीकेडी किट्स है, इनके अपने रेट है। इसी तरह उनके ये वाला फिनिश गुड फार्मास्यूटिकल के अपने रेट है, ये वो पार्ट 2, 3 वाले थे उसको ओवरराइड करेगा ड्यू टू प्रोविजन। इंपोर्टेड व्हीकल, इंपोर्टेड मोबाइल, इनके आप करेंगे पार्ट 1, 2, 3, बाकी वाले एप्लीकेबल नहीं होंगे, इन पे स्पेसिफिकली ये वाले रेट होंगे। अप टू 30 है, स्मार्ट है, ये 70 रुपी है, और उस पे दिल है, इस पर 100 है, सीकेडी पे ये वाले ये रेट इसमें दिए हुए, तो इनके लिए स्पेसिफिक। अब 350 है, ये रेट है रेट। इसमें अगली चीज है अंडर फर्स्ट पीरियड टू सबसे बोर्ड में ऐड विद एनी एंट्री इन द 12th शेड्यूल बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। पार्ट 1 हमने, पार्ट 2, 3 पढ़ा है, तो उसमें से कोई एंट्री ऐड भी कर सकता है, कोई ऐड लेस कर सकता है, या एक दूसरे में ट्रांसफर भी कर सकता है। ये बोर्ड की पावर है अंडर प्रोविजन 1। अंडर सेकंड प्रोविजन टू सब बोर्ड में थ्रू ऑफिशियल गजट specify goods falling under part 3 of the goods imported as a raw material of function be treated under part 2 or 12 issues subject to condition specified there। तो वो उसको ट्रीट कर सकता है कि ये रॉ मटेरियल जो है आपने उधर किया तो वो आपका परचेज हो जाएगा। अंडर सेक्शन 148(7) minimum tax on the importer being imports, however adjustable tax in case of import of goods by industrial undertaking for its own use। वैसे तो ये अप्लीकेबल ही नहीं, अब पुराने में था एडजस्टेबल है, अब इसमें है कि ये जो अप्लीकेबल ही है नहीं, ये जो 7 वाला सेक्शन है मिनिमम वाला अप्लीकेबल ही नहीं है। जब आप इंडस्ट्रियल यूज के लिए और यूज के लिए इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की डेफिनेशन है तो मैन्युफैक्चर नेचर का तो डिफाइंड भी अंडर सेक्शन 2। अगर वो इंपोर्ट करता है और उन पर्पज के लिए इस्तेमाल करता है तो उसके लिए फिर वो अगर डिडक्शन हो जाती है पहले तो आप एग्जम्पशन सर्टिफिकेट ले सकते हैं बोर्ड स्टेज पे आपकी, क्योंकि आप पे एप्लीकेबल ही नहीं, तो आपको लगे ही ना, कलेक्टर कस्टम आपसे कलेक्ट ही ना करे। अगर वो कलेक्ट भी कर लेता है तो देन ये एडजस्टेबल होगा। इसका ये प्रोडक्ट जो है एडिबल ऑयल, पैकिंग मटेरियल, पेपर है, बोर्ड है, प्लास्टिक है, ये इस पे ये वाला टैक्स जो है ये मिनिमम है, ये करंट है, ये पहले है, तो ये मिनिमम टैक्स होगा। इवन दो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ओन पर्पज के लिए यूज करेगी तो फिर भी ये इसमें ये वाला जो है मिनिमम टैक्स ट्रीट होगा। की एग्जम्पशन है ये आप 148 की पार्ट 4 में देख सकते हैं। 12B है, 12B है, सब्जेक्ट टू कंडीशन जो इसमें मेंशन हो 56 है। तो यहाँ आपने देखना होगा कौन कौन सी इस सेक्शन से उसको रिड्यूस रेट है या एग्जम्पशन है, तो यहाँ आप उसको देख सकते हैं। पार्ट 4 डू यू वांट डिडक्शन ऑफ एक्ट एज सोर्स, ये आगे सैलरी का है, तो सैलरी का 149 है, तो सैलरी वाला एडजस्टेबल है और इसमें कुछ स्लैब बढ़े हैं। स्लैब बढ़ने की वजह से कुछ इफेक्टिव रेट कम हो जाएगा, जो हायर स्लैब में जाएंगे तो उनका पहले लास्ट स्लैब नीचे खत्म होता था, आखिरी रेट उधर ही लगता था, बढ़ा दिए, एक्सटेंड किए स्लैब, तो एवरेज रेट एवरेज देखेंगे तो उसमें बर्डन जो है जो हायर स्लैब में फाल करता है उसका कम हो जाएगा। तो ये डिफरेंट स्लैब है, आखिरी वाला 7 बिलियन तक चला गया,
पहले यही वाला कोई वहां तक था 41 तक, यही रेट वहां एप्लीकेबल था, स्लैब बढ़ाया तो रेट कम करके वो एंड में चला गया। और इसमें विद होल्डिंग का जो मैकेनिज्म है वो ये है कि आपने जो सैलरी है किसी की वो साल की एस्टिमेट करनी है कि आपकी जो ड्रा करते हैं उसमें अलाउंसेस वगैरह कोई है वो लेस करके आपने टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करनी है, और सैलरी कैलकुलेट करके उस पे आपने टैक्स कैलकुलेट करना है कि साल का जो नए रेट आए हैं, अब नए रेट है उसके मुताबिक कितना टैक्स बनता है, उसमें सब्जेक्ट टू कोई ज़कात शिकात डिडक्टेबल अलाउंसेस है, कोई और एडजस्टेबल आपके टैक्स है वो लेस कर सकते हैं, लेस वो जो एम्प्लॉयर है वो कर सकता है, करके उसका डिटरमिन कर सकता है कि इतना साल का टैक्स बनता है, उसको 12 से डिवाइड कर रहे हैं और मंथली या क्वार्टरली वो डिटरमिन कर सकता है, उतना उतना काट सकता है। और कोई उसमें डेफिशिएंसी हो, प्रीवियस आगे वाली हो, कम ज्यादा है तो आगे एडजस्टमेंट भी कर सकता है। ये तो है सैलरी के लिए मैकेनिज्म, डिडक्शन के लिए जो एम्प्लॉयर की ड्यूटी है, और जो एम्प्लॉई है वो अपने एडजस्टेबल अमाउंट टैक्स की भी उनको दे सकता है, दे करके करंट में शार्ट कमाएंगे तो उसको भी एडजस्ट कर सकता है, प्रीवियस मंथ की है वो भी पिछले की है तो वो भी सारी एडजस्ट करके अपना प्रॉपर टैक्स उसका कैलकुलेट करके और वो उसकी अप्लाई का अटेंड करेगा, कार्डिनल अप्लाई फिर एडजस्ट कर लेगा। इसमें 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीजें, एक सैलरी है, दूसरा पेंशन है, तीसरा डायरेक्टर फी है, तीनों के विद होल्डिंग है। तो जो सैलरी है उसकी लिमिट है, एज की लिमिट है उसमें, एज इज बिलो 70 ईयर एंड अमाउंट एक्सीड 10 मिलियन, 10 मिलियन से बाब सैलरी उसकी पेंशन है, और एज 70 से कम है, उस सिचुएशन में वो ले रहा है, तो उस सिचुएशन में एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ दैट पेंशन वो सैलरी का उसी तरह मैकेनिज्म है एडजस्टमेंट के बाद, और इस पे सैलरी इस पे पेंशन पे लगा वो 5% ही पहले था, अभी 5% है, कोई चीज नहीं इसी तरह आपका जो इसमें डायरेक्टर फीस भी थी, उसमें 20% है। डायरेक्टर को अगर मीटिंग फी देते हैं तो मेरा इसमें नहीं लिखा, तो डायरेक्टर फीस है अगर 149 खोले ऐसा बेटा इसमें एडजस्ट कर लें, ताकि हम सारा मुकम्मल करते जाए। ये सैलरी में ये मैकेनिज्म है सारा अप्लाई का, 61 के 63 के जो एडजस्टेबल है डॉक्यूमेंट्री देगा तो उसमें नीचे है, उसमें टैक्स विथहेल्ड फ्रॉम द ड्यूरिंग द टैक्स ईयर उसकी एडजस्टमेंट हो सकती है, एनी एक्सेस डेफिशिएंसी अराइजिंग प्रीवियस डिडक्शन में तो कम ज्यादा हुए वो एडजस्ट कर सकते हैं, फेयर टू मेक डिडक्शन टू द ईयर, अगर पिछले महीने में आपने डिडक्शन नहीं की तो अब कर सकते हैं, नॉट टू एनी पर्सन पर। ये पेंशन का फार्मर अप्लाई हुए एज ऑफ 70 year and driving income during the tax year in the payment exceed 10 million shall at the time of payment deduct amount which is over and above will be 10 million at the rate provided in part 1 of the along with the tax deduction 4A 4A भी है सरचार्ज वाला है, अब ये वैसे खत्म हो गया। आफ्टर मेकिंग पेमेंट एडजस्टमेंट विद होल्ड एम्प्लॉई अंडर अदर हेड एंड टैक्स क्रेडिट विजिबल सेक्शन 61 CTC of the ordinance to the tax आफ्टर obtaining document as may be necessary, वही एडजस्टमेंट है उसमें कम ज्यादा नहीं कर सकता है। तो एवरेज रेट वो मैंने पहले बताया, टोटल कैलकुलेट करे, साल की सैलरी करे, साल का टैक्स करे और 12 से डिवाइड कर दे, वो ये उसी का है। आगे आखिरी वाला है, हाँ आखिरी वाला 3 डॉट में जैसे एनीथिंग सेक्शन इन 1 2 every person responsible for making payment for directorship fee or fee for attending board meeting or such fee by whatever name card shall at the time of payment deduct tax at the rate of 20% of the gross amount payable। तो यहाँ डायरेक्टर फी वाला अब फर्स्ट शेड्यूल जहाँ रेट एंड डिडक्शन वहां नहीं दिए हुए, कुछ रेट विद होल्डिंग के डिडक्शन के उस सेक्शन के अंदर ही दिए हुए, कुछ के फर्स्ट शेड्यूल में दिए हुए, ठीक है। तो ये वहां जो हम 10th शेड्यूल पढ़ रहे थे तो उसमें था उस ऑर्डिनेंस के अंदर दिए हों रेट या वहां दिए हों फर्स्ट शेड्यूल में, तो जहां कहीं भी दिए हैं वो डबल करने हैं या स्पेसिफिक रेट है, ये तो एडजस्टेबल था, इसको तो डबल करना ही नहीं था, ये तो 149 तो वहां एक्सक्लूजन में था, उसमें 10th शेड्यूल एप्लीकेबल नहीं था।
सकता है। तो ये इसमें सैलरी वाला है, एक पेंशन वाला है सब्जेक्ट टू कंडीशन, एक डायरेक्टर फी वाला है। तीन चीजें, तीन की विद होल्डिंग है और तीनों की जो उन्होंने देनी है उसके मुताबिक ये फिर एडजस्टेबल होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो डिविडेंड है। डिविडेंड पे रेट पहले हम देख लेते हैं। विद होल्डिंग के पेड बाई आईजीपी व्हेन इट इज पास थ्रू आइटम टू बी रिइंबर्स्ड बाई सीपीपी एजी 7 ऑलमोस्ट सेम है। अगला भी 1530 है, 1530 है। म्यूचुअल फंड का 1530 है, 1530 है। ऑलमोस्ट चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं है। और फाइनल टैक्स डिविडेंड का फाइनल है कि नहीं, पहले उधर डिविडेंड वाला सेक्शन पढ़े। इसमें कुछ और भी लिखा हुआ है। Every person paying dividend shall deduct from the gross amount of dividend paid or collect tax from the amount of dividend in specie at the rate specified for schedule। ये डिडक्शन का है। उधर आपको सेक्शन में जो आपका है 3-4 उसमें देखें, ये डिडक्शन के रेट दिए, इस पे डिडक्शन करना है। डिडक्शन किसकी, डिविडेंड दो कैटेगरी की, एक कैश डिविडेंड है, एक इन स्पीसीज मीन बोनस शेयर है, वो 336 में आता है। तो उसको हम करते हैं। वैसे पहले भी इस पे हमारी प्रेजेंटेशन है, अवेलेबल है। डिविडेंड की काइंड क्या है, कैश है या इन काइंड है या स्पीसी बोनस है या क्या चीज है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डिविडेंड जो है। Subject to this, a tax shall be imposed at the rate first rule on every person who receive a dividend from a company or treated as a dividend company under section 19 of 12। तो जो भी रिसीव करेगा डिविडेंड, उस पे जो पे करेगा वो वर्ल्ड होल्डिंग करेगा, रेट उधर है। और एक सेक्शन है 2 का 19, उसमें डिविडेंड डिफाइंड है। उसमें कुछ चीजें इवन लोन को भी ट्रीट किया जाता है। अगर कोई लोन कंपनी से ले फॉर द टाइम बीइंग, तो उसको भी एक्यूमुलेट पावर के का भी कंडीशन है 4-5, तो वो भी डिविडेंड ट्रीट होगा। तो उसमें भी उसने कहा काट देंगे। अगर लोन इवन भी अपने पार्ट डायरेक्टर को दिया है तो उसमें भी वो उसको ट्रीट किया जाएगा एज ए डिविडेंड, उसमें भी कलेक्ट करेगा। और लेटर ऑन अगर जब वो उसको डिविडेंड दिया जाएगा तो वो लोन फिर उसमें एडजस्ट कर दिया जाएगा। फिर उसकी जो पहले कटा हुआ है फिर वहां नहीं कटेगा, जो उसकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। टैक्स इम्पोर्ट ऑन द पर्सन रिसीविंग डिविडेंड शैल बी कंप्यूटेड बाय अप्लाइंग रेलेवेंट रेट टू द ग्रॉस अमाउंट ऑफ डिविडेंड। तो जो फर्स्ट रूल में जो रेट है इसकी चार्जेबिलिटी उसके बाद, दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू दैट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम दिस ऑर्डिनेंस। जो एग्जम्प्ट है उसमें ये जो चार्जेबिलिटी के सेक्शन है ये एप्लीकेबल नहीं है। ओके, तो ये वाला इसके अकॉर्डिंग डिविडेंड उधर क्या लिखा हुआ था, ये डिविड ये रीट वाला फाइनल है, ये फाइनल है। ये फ्रॉम कंपनी वेलिंग कंजम्पशन फाइनल टैक्स। नेक्स्ट है की डिडक्शन इन विद होल्डिंग टैक्स सेकंड शेड्यूल क्लॉज 86, ये एग्जम्पशन वाली है। डिविडेंड जैसे कोई 90% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता है तो वो वाला एग्जम्प्ट है, जैसे म्यूचुअल फंड है ये वगैरह। सेकंड शेड्यूल पार्ट इसमें एग्जम्पशन है। बत्ती है प्रॉफिट एंड गेन ट्राई बाय द फ्रॉम द, ये की एग्जम्पशन डिविडेंड एक 11 बी है। इंटर इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड में द ग्रुप है तो उसमें एग्जम्पशन है। उसके बाद 12 ए डिविडेंड पेड बाय ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट अंडर सेक्शन, ये वाले में एग्जम्पशन है। तो 36 में सर में ई पाकिस्तान लिमिटेड वेंचर कैपिटल है, डिविडेंड पे टू चाइना ओवरसीज है। 36 38 डबल ए है, 38 सी है, 47 बी है, ये पर्सन। उसके बाद 67 इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, इसके अंदर 120। ये डिफरेंट क्लासेज है जिन पे एग्जम्पशन है। इन पे फिर वो रिडक्शन प्रोविजन भी नहीं अप्लीकेबल होगा, क्योंकि आप जब कैलकुलेट करते हैं कि इनकम फ्रॉम डिविडेंड चार्जेबल टैक्स है तो चार्जिंग में ही नहीं आएगा। पहले एग्जम्पशन आप उसमें से निकाल लेंगे जो चार्जेबल टैक्स होगा, फिर उसमें डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर दिखा रहा है आप
लेस करेंगे। अगर बैंकिंग शैंकिंग कंपनी है या उसी का ही काम करती है तो फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस, अदरवाइज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 39 सेक्शन जो है उसके तहत डिविडेंड इनकम आएगी और उसमें रिलेटेड कोई एक्सपेंडिचर होगा तो वो आप करेंगे। और कंपनी इसमें डिविडेंड की काइंड जो है वो एक कैश डिविडेंड है। कैश डिविडेंड में एक फाइनल डिविडेंड होता है, फाइनल इंटरम होता है। तो फाइनल डिविडेंड यूजुअली कंपनी जो है जब एजीएम करती है तो उसमें वो पहले एजेंडा देती है, तो उसमें वो बताती है कि हमने डिविडेंड देना है लोगों को, शेयर होल्डर्स को कितने परसेंट देना है। तो जब एजीएम में मेंबर जो मीटिंग होती है अप्रूव कर देते तो वो फाइनल डिविडेंड होता है। अगर कंपनी समझे कि इस दफा हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, वो ड्यूरिंग द ईयर भी विदाउट बोर्ड अप्रूव करके उसको दे सकते हैं कि इतना दे दें, फाइनल में फिर दे देंगे, तो वो उसको कहते हैं इंटरम डिविडेंड। ये कैश वाला डिविडेंड एक इन काइंड होता है कि आप डिविडेंड के बजाय और कोई चीज दे दें उसको। जैसे बोनस शेयर है तो बोनस शेयर भी 236 जी में है। बोनस शेयर ये होता है कि आपके पास एक शेयर है, तो एक शेयर आपने 10 रुपए का खरीदा हुआ है, तो आपको टोटल शेयर को देखते हैं कि कितने हैं, तो एक शेयर या 5 शेयर है, 5 शेयर के बदले एक शेयर उसको दे दिया जाए। आप मार्केट में वो शेयर बेच सकते हैं। आपको पैसे या कैश या और कोई चीज नहीं दी जाती, बल्कि आपको जो आपके पास शेयर है इन लिeu ऑफ उन शेयरों का राइट शेयर होता है कि कौन कितने ले सकता है। सपोज राइट शेयर देते हैं कि जिसके पास 10 है उसको 1 मिलेगा, तो ये आपको एक शेयर 10 वाले को मिल जाएगा। आपके पास जिसने भी है उसको डिवाइड 10 से कर लेंगे तो उतने आपके जितने आपके शेयर है उतने आपको बोनस शेयर मिल जाएंगे। वो बोनस शेयर वो कैश पेमेंट में नहीं आपने लिया, आपको एक गिफ्ट मिला है ड्यू टू होल्डिंग ऑफ शेयर इन दैट कंपनी। तो वो जो गिफ्ट आपको एक शेयर इशू है उसका नाम बोनस शेयर है। और बोनस शेयर को अगर लिस्टेड कंपनी है तो आप मार्केट में बेच सकते हैं जितनी उसकी प्राइस है। तो बोनस शेयर आइंदा अगले सालों के लिए बोनस शेयर भी आपकी शेयर होल्डिंग में ऐड हो जाएगा। अगली बार डिविडेंड मिलेगा तो इसमें भी आपको मिलेगा, कैश डिविडेंड भी मिलेगा, इंटरम भी मिलेगा और बोनस कंपनी देगी तो वो भी मिलेगा। तो बोनस शेयर यूजुअली गिफ्ट स्पीसीज इन काइंड की एक नेचर है जो कि इन द फॉर्म ऑफ शेयर ही आपको दे दिया जाता है, जो फ्री में शेयर आपको मिलता है। ठीक है, अगर आपका फ्रैक्शन में है, अगर 10-10 पे नहीं आपका डिवाइड होता, आपके पास 9 बच जाते हैं शेयर, तो उसका एक तो नहीं मिलना, वो फिर आप कंपनी उसमें लेके उसका भी एडजस्टमेंट कर सकती है कैसे। उसमें कलेक्शन में है ना, मैंने बताया एक तो विद होल्डिंग टैक्स होता है, डिडक्शन एक्स सोर्स, जब आप पैसे दे रहे हैं तो काट रहे हैं। एक होता है कलेक्शन, कलेक्शन का मतलब है काटने नहीं है, उससे लेने। ठीक है, इस दो का एक तो एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट है, एक डिडक्शन एक्स सोर्स है, एक कलेक्शन एक्ट सोर्स है। कलेक्शन मतलब उससे लेने, उसको आप सर्टिफिकेट ही नहीं देंगे, ज्यादा पैसा नहीं देगा। या फिर वो हम जब उस सेक्शन को पढ़ेंगे, कलेक्शन को और डिडक्शन को आप समझे डिफरेंस क्या है। डिडक्शन होता है जब आप पेमेंट कर रहे हैं, डिविडेंड की पेमेंट कर रहे हैं तो उसके पैसे काट लें उतने 10% वो रेट 10% काट के बाकी पैसे उसको दे दें, वो जमा करा दें, वो टैक्स क्लेम कर ले, एडजस्टेबल या फाइनल जाओ। अब कलेक्शन एट सोन है तो आपको चीज दे रहे हैं उसको, या तो उससे रेवेन्यू ले रहे हैं उसके साथ, जैसे मैन्युफैक्चरर है वो रिटेलर को बेचता है, होलसेलर डीलर को 236 है, वो उस वक्त अपने पैसे जब सेल कलेक्ट कर रहा है तो वहां उसे और टैक्स भी कलेक्ट कर लेगा 2% 4% जो भी रेट है, वो उसको कहते हैं हम कलेक्शन एट। इधर आपने 148 का भी देखा था, तो कलेक्टर कस्टमर आपको दे तो थोड़ी रहा है, वो आपसे ड्यूटी ले रहा है, साथ कहता है 15%, मुझे ये सेल टैक्स ले रहा है, साथ कहता है 4-5% जो भी रेट है और बोर्ड का जीटी उस वैल्यू पे कस्टम वैल्यू का ये टैक्स भी दे, वो आपसे कलेक्ट कर रहा है, आपको पेमेंट नहीं कर रहा, कोई ड्यूटी कलेक्ट कर रहा है, साथ टैक्स भी कलेक्ट कर रहा है, उसको कलेक्शन एक्ट कहते हैं। ठीक है, जहां कहीं इन काइंड है तो वहां से पहले टैक्स कलेक्ट करना है, पेमेंट और डिडक्ट नहीं करना, कलेक्ट करना है। वो लायबल टू बी कलेक्टेबल, कलेक्टेबल है, ये डिडक्टेबल। कोल माइनिंग है, ये वाली एग्जम्पशन है। तो नेक्स्ट ये आपका प्रॉफिट ऑन डेट है, प्रॉफिट ऑन डेट का उधर विद होल्डिंग का सेक्शन ये है, तो इसको पहले हम इसका जो चार्जिंग सेक्शन है पहले इसको देख लेते हैं। Profit on rent. Subject to this ordinance, a tax shall be imposed at the rate of
specify in DL 1 refers to on every person other than company। पहले सबसे ये क्लियर हो गया कि ये कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है। कंपनी में जो प्रॉफिट ऑन डेट होगा वो रेगुलर में जाएगा और रेगुलर इनकम में ऐड होगा और उसपे उसकी चार्जेबिलिटी होगी। वो फाइनल चैनल या वो एडजस्टेबल होगा सारा। कंपनी में ये जो टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑन डेट है ये उस पर एप्लीकेबल नहीं है। ये वाला सेक्शन उसका चार्जिंग सेक्शन ये वाला जो है ये उसमें एप्लीकेबल नहीं। जब ये एप्लीकेबल ये नॉर्मल स्टैंडर्ड जो आम रेट है, जो कंपनी है कंपनी पे कंपनी, स्मॉल कंपनी पे स्मॉल वाला, जो आपकी प्राइवेट कंपनी है उसमें कंपनी वाला, बैंकिंग कंपनी तो बैंकिंग कंपनी वाला, अगर कोई और है तो उसका अपना। ठीक है, तो अगर वो जो आपकी दूसरी कंपनी स्मॉल कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक बैंकिंग, जिसका जो रेट है उसके मुताबिक उसकी इनकम डिटरमिन होगी, उसके मुताबिक होगी। कंपनी पे नहीं है तो अदर देन कंपनी हु रिसीव ए प्रॉफिट ऑन रेंट फ्रॉम एनी वेंचर ABCD जो है वो 151 में जो विद होल्डिंग है उनसे जो उनको जो प्रॉफिट ऑन रेंट देना है तो उसमें अदर देन कंपनी ये होगा। Tax imposed under this on the person other than company who receive a profit on that shall be computed by applying the relevant rate to the gross amount of profit on that। तो जो ग्रॉस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आपको देगा तो उसपे अमाउंट जो होगी उसपे ये एप्लीकेबल होगा। वो नेट ऑफ करके या उसमें नहीं होगी, उसमें ये टैक्स चार्ज होगा। This section shall not apply to profit that is exempt from tax this ordinance। एक जो exempt होगा उसमें एप्लीकेबल नहीं है, एक कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है, एक जो अमाउंट एक्सीडिंग 5 मिलियन होगी वो इंडिविजुअल हो, AOP हो, जिसको भी होनी होगी। तो इससे ये नजर आया कि 5 मिलियन से कम इंडिविजुअल AOP होगा तो उसकी चार्जेबिलिटी इस रेट पे होगी। ये एवरी पर्सन लिखा हुआ है, इसमें रेजिडेंट या उसका नहीं, तो वो रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट के लिए 152 का सेक्शन है, हम पढ़ेंगे उसमें देख लेंगे। उसके लिए नॉन रेजिडेंट के लिए स्पेसिफिक अलग सेक्शन है और परमानेंट जो है वो आपकी एस्टैब्लिशमेंट उसमें भी वो है। तो यहाँ वाला जो है वो एनी अपोज इतना एवरी पर्सन है अदर देन कंपनी, यहाँ रेजिडेंट का या उसका जिक्र नहीं है, ये पोजीशन है, ये विद होल्डिंग नहीं है। विद होल्डिंग सेक्शन किसमें है? 151 में। ये जिस इंडिविजुअल AOP का डिविडेंड होगा जो 5 मिलियन से कम अदर देन कंपनी हो, एग्जेम्प्ट ना हो, तो उस पे ये रेट लगेगा। 5 मिलियन से ऊपर होगा वो नॉर्मल स्टैंडर्ड में जाएगा, कंपनी होगी तो नॉर्मल रेट में जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ उसके लिए जो एग्जेम्प्ट नहीं है और कंपनी नहीं है और 5 मिलियन से कम है, ऐसे समझे। तीन चीजों इसमें एग्जाम्प्ट डिविडेंड पे ये एप्लीकेबल नहीं है, ये चार्जेबिलिटी है। चार्जेबिलिटी फिर किस पे हुई? जिसका 5 मिलियन से कम है, डीएल और AOP। ठीक है, ये इस तरह ये सेक्शन है। अब हम विद होल्डिंग वाला देख लेते हैं कि विद होल्डिंग जो है वो फाइनल है, मिनिमम है, क्या है। ये तो एक स्टैंडर्ड रेट होगा कि चार्जेबिलिटी क्या है। कंपनी वाला वो विद होल्डिंग फाइनल फिक्स है, क्या चीज है, मिनिमम है, वो हम उधर चल के देखते हैं, 151 में देखते हैं। बेटा यहाँ एक चीज क्लियर होगी कि ये सेक्शन जो है चार्जेबिलिटी वाला है, कंपोजिशन वाला है। 5 मिलियन से ऊपर जो इंडिविजुअल है उसमें एप्लीकेबल नहीं, कंपनी पे तो एप्लीकेबल ही नहीं, होल ही एप्लीकेबल नहीं, जो एग्जेम्प्ट डिविडेंड है उसमें आगे बेटा वो विद होल्डिंग वाला। अब 151 एक सेक्शन चार्जिंग का होता है, चार्जिंग के रेट अलग हो सकते हैं, विद होल्डिंग के रेट फर्स्ट रूल पे अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो चार्जेबल मीन इनकम जो है उसकी टर्मिनेट अल्टीमेटली टैक्स देखना है कितना है, वो जो उसका विद होल्ड हुआ है वो एडजस्टेबल भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है, फाइनल भी हो सकता है। तो अब हम देखते हैं कि ये प्रॉफिट ऑन डेट जो है जिसपे जो विद होल्ड होना है किस पे कितना कितना होना है और वो फिर एडजस्टेबल है, मिनिमम है या वो फाइनल है। तो अब सेक्शन जो है 151 जो है ये डिटरमिन करता है कि कौन विद होल्डिंग एजेंट होगी, कौन काटेगा और किसका काटेगा। क्लियर? तो पहला सबसे पर्सन पेइंग यील्ड ऑन द अकाउंट डिपॉजिट सर्टिफिकेट अंडर नेशनल सेविंग स्कीम या पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम। नंबर 1 ये विद होल्डिंग एजेंट है जो नेशनल सेविंग स्कीम वाले हैं। जब वो आपको पेमेंट करेंगे प्रॉफिट जो आपने सर्टिफिकेट लिए हुए हैं
उसमें जितना प्रॉफिट मंथली क्वार्टरली एनुअली जो भी देंगे उसके मुताबिक वो विद होल्ड करेंगे। फिर इज अ बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है पेइंग प्रॉफिट ऑन डेट बीइंग अकाउंट डिपॉजिट मेंटेन जो बैंक में आप अकाउंट को मेंटेन किए वहां अगर प्रॉफिट देते हैं तो वो करेंगे। इधर फंड गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट है लोकल गवर्नमेंट है पे पर्सन प्रॉफिट ऑन एनी सिक्योरिटी अदर देन रेफर टू ए इश्यूड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी। तो ए वाली में अगर है तो वो उसमें नहीं है तो उस पे वो देंगे। ठीक गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो है या लोकल लोकल अथॉरिटी जो है वो आपको प्रॉफिट डेट देगी सिक्योरिटीज पे जो सेविंग वाली नहीं है उसमें नहीं अदर देन सेविंग होगी। तो उसका बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनी रेफर टू सब क्लास 3 finance company society pays any profit on the power certificate venture security instrument of any kind other than loan agreement with the borrower and banking company a development finance is to any person other than financial institution the payer of the profit shall deduct the tax at the rate region 1 of schedule from the gross amount of yield profit paid and reduced by zakat का उसमें लेस करना करके उसमें विदहोल्डिंग करनी पेड to the recipient zakat which are ordinance at the time of profit is paid to the recipient rate हम अभी देखेंगे comparative क्या है every special purpose vehicle company at the time of making the return on investment suka holder shall deduct the gross amount of return on the at the rate specified by schedule में जो है this section shall not apply profit on the rest that is subject to section 150 152 जो है वो नॉन रेजिडेंट हो ये रेजिडेंट की पेमेंट है नॉन रेजिडेंट है उस पर ये सेक्शन नहीं होगा अप्लीकेबल होगा उसमें 152 होगा जो आपका क्वेश्चन था। इधर टैक्स डिडक्टेड अंडर दिस एंड शैल बी मिनिमम टैक्स ऑन द प्रॉफिट ऑन डेट अराइजिंग टू द टैक्स पेयर। तो ये जो डिडक्शंस होगी ये मिनिमम टैक्स होगी किस किस के लिए एक्सेप्ट इन दो की नहीं होगी कंपनी की मिनिमम नहीं होगी क्योंकि कंपनी को उधर भी एक्सक्लूड किया था यहाँ भी विद होल्डिंग के लिए मिनिमम नहीं होगी तो मिनिमम नहीं होगी तो फाइनल भी नहीं होगी ये एडजस्टेबल होगी क्योंकि वहां वो चार्जिंग सेक्शन भी नहीं अप्लीकेबल हुआ कंपनी की इनकम में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स डिविडेंड में बैंकिंग में इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा दूसरा कहीं है तो उसमें चला जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में और वहां उसके डिडक्टेबल भी मिलेंगे और उसके बाद उस पर रेगुलर इनकम में टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाएगा ऐड होके जो भी उसके रेट है उसकी लायबिलिटी कैलकुलेट होगी कंपनी की सिचुएशन ऐसे होगी प्रॉफिट ऑन डेट इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 7B तो 7B में कौन सा टैक्सेबल हुआ था वो वहां टैक्सेबल हुआ था जो एक्सेप्ट वेयर प्रॉफिट ऑन डेट इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 7B और 7B में कौन सा टैक्सेबल था उसमें कुछ एक्सक्लूड हुआ था है? ये कंपनी तो एक्सक्लूड होगी tax import other than company who is proud वो नॉट एप्लीकेबल दोबारा है क्योंकि इसमें 5 मिलियन से ऊपर तो नॉर्मल था 5 मिलियन से कम जो है वो इसमें टैक्स होगा उधर क्या लिखा हुआ कि टैक्सेबल नहीं होगा या टैक्सेबल होगा किधर है The deductible undersea shall be minimum tax on the debt arising to a taxpayer except where company है और profit of is taxable under जो 7B जिसपे एप्लीकेबल होगा जहाँ टैक्सेबल होगी जिसपे लगेगा उसपे ये मिनिमम नहीं होगा उसपे एडजस्टेबल होगा ऐसे कि 7B जो 7B के तहत चार्ज टैक्स होगा उस पे ये वाला सेक्शन उसका मिनिमम नहीं होगा बाकियों का मिनिमम होगा। ये प्रॉफिट ऑन डेट है इसमें एग्जम्पशन है 151 की पर्सन पेइंग यील्ड ऑन अकाउंट ऑफ ये कौन सा क्लास है डिवीजन 1 क्लास 5A बी पार्ट 2 ऑफ सेकंड रूल ये रूल रेट होंगे ये पेड बाय द गवर्नमेंट सिक्योरिटी नेशनल 7 इज ए रेट है स्केल सी बाय इंडिविजुअल एफपी
इसमें मिली 15% है, 30 है, 50 है, 30 आगे चलो। ये ऑलमोस्ट सेम ही है, चेंज नहीं है नीचे। जैसे साथ लिखा हुआ है एडजस्टेबल है, मिनिमम है क्या है, ये 13, 13 है, 15 है, 30 है। ये नीचे ये एग्जम्पशन है, ये कौन से रेट है, इश्यूइंग कंपनी स्पेशल पर्पस व्हीकल के लिए ये अलग रेट है, ये मिनिमम टैक्स है 10, उनके साथ ही लिखा होगा ये 10 है, 20 इतने। ये 151(3) है, मिनिमम ऑफ द प्रॉफिट रेट राइजिंग टैक्स एक्सेप्ट इन केस ऑफ कंपनी और प्रॉफिट रेट इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 70 वर्ड फाइनल सब्स्टिट्यूटेड बाय मिनिमम थ्रू फाइनेंस एक्ट 2019 से पहले ये फाइनल होता था कि रिडक्शन इन विद होल्डिंग रेट, ये डिफरेंट है, वो रिड्यूस रेट है ये। तो उन्हीं चीजों पे जो स्टैंडर्ड रेट है उनमें इन 5AB में 10% है, 5ABC एक क्लास है, फॉरेन करेंसी नेचर है उसमें दिया हुआ है, उसमें 0 है। की एग्जम्पशन प्रॉफिट एंड 151 पार्ट 4 ऑफ सेकंड शेड्यूल क्लासेज है, 11C है, 16 है, 19 है, 36A है, 36B है, C है, D है, 36E है, D है, 47D है, 59 है, 67 है, तो 72 है। इस तरह ऑनवर्ड डिफरेंट क्लासेस है, जो एक तो रिड्यूस रेट वाली है, एक नॉट एप्लीकेबिलिटी वाली है। तो पार्ट 4 जो है आपका सेकंड शेड्यूल, उसमें जो प्रोविजन दी होती है कि ये इस पे एप्लीकेबल नहीं है ड्यू टू दिस क्लास। ये क्या है, प्रीमेच्योर डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी डिवीजन 1, ये 151A है। तो ये हेड है उसका, एवरी कस्टोडियन ऑफ डेट सिक्योरिटी इंक्लूडिंग बैंकिंग कंपनी एज विद होल्डिंग एजेंट गेन ऑफ प्रीमेच्योर डिस्पोजल ऑफ डेट सिक्योरिटी, इसमें 20% है, 40% है, पहले 15 और 30 था। तो इसी तरह लाइफ इंश्योरेंस एक नया एडिशन हुई है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, कुछ चीजों में अप्लीकेबल नहीं है, 1 साल के अंदर आप बेचेंगे और डिस्पोजल होगी या सरेंडर वैल्यू आपको मिलेगी, तो उसमें 15% थी, और ये 15 और 30 नॉन फाइनल डबल डबल उसी तरह किए हुए, 10 और 20 हो जाएगा वो, अगर 2 से लेके 4 साल तक, आफ्टर 4 ईयर वो नहीं है, कुछ उसमें एक्सपीरियंस थी कि डिसेबिलिटी है, ये हुआ है, ये नया सेक्शन है। ये फाइनल टैक्स है, उसको देख लें तो देख लें, सेक्शन की जरूरत नहीं। फाइनल टैक्स है लाइफ फॉर इंश्योरेंस, जो प्रीमियम आप पे करते हैं टू द इंश्योरेंस कंपनी से आपको वापस, अगर जो प्रीमियम की अमाउंट है उसकी, उसको कहते हैं सरेंडर वैल्यू, वापस देते हैं। अगर विद इन ईयर लेते हैं तो 15% है, और आप वो नॉन फाइलर है तो उसका डबल 30% है। इस तरह अगर विद इन 2 से 4 साल के अंदर लेते हैं तो 10% है, और नॉन फाइलर के लिए 20% है। अगर वो उसमें कुछ डेथ हो जाए या कुछ डिसेबिलिटी हो जाए तो उसमें एप्लीकेबल नहीं है, और आफ्टर 4 ईयर भी एप्लीकेबल नहीं है। और ये जो टैक्स विद होल्ड होगा, ये फाइनल डिस्चार्ज है। ये 152 की है, टू नॉन रेजिडेंट पर्सन के लिए डिफरेंट इसमें क्लासेज है, तो उसकी डिफरेंट सिचुएशन है, 15 ही है, 10 है, ये उधर एक्सक्लूडेड था नॉन फाइनल के लिए, तो इसलिए उसमें वो चीजें नहीं है, जिसमें 15 ही है, 10 है। इस सिचुएशन में मिनिमम है, वो फाइनल है, मिनिमम है 7 है, 7 है, मिनिमम है 7, 5, 5, ये ऑलमोस्ट रेट उसी तरह ही है। फाइनल है, फाइनल टैक्स है। आगे ये एडजस्टेबल टैक्स है 20 और 25 और 25 50 है, वो 25 50 है, 10 है ऑनवर्ड, ये फाइनल वाला है, 10 20 है, कोई चेंज नहीं, आगे चलते हैं, ये 10 है। इसी तरह 152 टैक्स डक्टेड अंडर से 180 शैल बी मिनिमम टैक्स, तो इसके मुताबिक उन्होंने लिखा। दूसरा टैक्स डक्टेड अंडर सेक्शन 1D 1DA 1BD शैल बी फाइनल टैक्स, वो फाइनल टैक्स नहीं। इसी तरह 152 अदर पेमेंट 2020, ये स्टैंडर्ड जो उनके अलावा है उसको हुआ, और इसके अंदर ही लिखा हुआ है कि मिनिमम है कि आपका फाइनल है या एडजस्टेबल है, उसके मुताबिक है। उसका पेमेंट टू परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट, मिनिमम टैक्स है एवरी प्रेसिबल फेडरल गवर्नमेंट एओपी एनपी फंड, तो इसमें एनपीटी है, ग्रॉस गुड्स सप्लाई है, तो मिनिमम टैक्स है कंपनी के लिए, और मिनिमम टैक्स है अदर देन कंपनी के लिए, रेट ऑलमोस्ट वही है। 52A है ट्रांसपोर्ट, फ्रेट है, फॉरवर्डिंग है, ये वाले मैन पावर है, होटल है, सिक्योरिटीज है, एक्सेट्रा है, बिल्डिंग में ट्रेनिंग है, ये 8%, 16 8 16 उसी तरह ही है। VA है, IT एनेबलिंग सर्विसेज 4 6 4 एक्स्ट्रा मिनिमम है,
इधर नॉट कवर्ड, पहले वाले 15-30 ऑलमोस्ट सेम ही होते, ऑलमोस्ट सेम ही रेट है। तो tax deductible under section 2A shall be minimum, provided tax under section 2A shall not be minimum where payment are received for sale of goods by the company being manufacturer of that goods। तो उसके लिए वो मिनिमम होगा कि इसमें जो विद होल्डिंग रेट्स है, रिड्यूस रेट है, पहले पार्ट 2 में ये रिड्यूस रेट है, इन चीजों पे जो स्टैंडर्ड रेट है वो रिड्यूस रेट है। चलेंगे ये एग्जाम्पशन है, डिफरेंट गिवन है। ये 153 मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि रेगुलर रेजिडेंट के लिए, वो हमने जो डिस्कस किया वो डिफरेंट क्लासेस पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट वाली है। जो आप पूछ रहे थे उसमें डिफरेंट गुड्स भी हैं, सर्विसेज भी हैं, एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी है, और रॉयल्टी है, फी है, सारा कुछ है, बहुत सी चीजें जो अलग-अलग उसके रेट है और फाइनल है, मिनिमम है, एडजस्टेबल उसके काटेंगे। अब 153 जो है यू डील करता है सेल ऑफ सर्विसेज या गुड्स की, सर्विसेज की, एग्जीक्यूशन ऑफ सर्विसेज की। तो इसमें कुछ चीजों पे इसमें थ्रेशोल्ड लिमिट भी है, 70,000 है या 75,000 है, किसी गुड्स है 75,000 है। आपकी गुड्स अगर सप्लाई करते हैं तो 75,000 पे एक ट्रांजेक्शन साल में एक पार्टी से है तो उसमें विद होल्डिंग ऊपर है, तो 1 रुपया भी ऊपर है तो उसमें लगे। इसी सर 30,000 सर्विसेज है या वो उसमें 30,000 ऊपर है। ये इसमें कुछ चीजों पर वो अप्लीकेबल भी नहीं है, वो आप देख लेंगे। पहले रेट देखते हैं, फिर हम देख लेंगे कि सेक्शन किस पे अप्लीकेबल नहीं है, तो वो वाले देख लेंगे। फिर रिड्यूस रेट किस पे है, फिर एग्जम्पशन किस पे है, फिर इसका विद होल्डिंग एजेंट कौन है, ठीक है। और रेट में कोई चेंज आई, डिफरेंट कैटेगरी है, इवन सर्विसेज की बहुत सी कैटेगरी है उसमें, तो उसके डिफरेंट रेट है, जैसे प्रोफेशनल है, फ्रेंड पाउडर, आईटी और गुड सर्विसेज कॉन्ट्रैक्टेड डिवीजन 3 पार्ट 4 और शेड्यूल और क्लास इसकी 2 और 24A है, 24C है, पार्ट 3 है, पार्ट शेड्यूल है, 45A है, पार्ट 2 है, सेकंड शेड्यूल है। तो एवरी पर्सन जो है इसमें फेडरल गवर्नमेंट कंपनी, एओपी, एनओपी, उनकी कोई कंडीशन भी है 100 मिलियन की है एओपी में, उसको भी देख लेंगे कॉन्फ्रेंस है। फर्म अदर एज विद होल्डिंग सेल ऑफ राइस, कॉटन, सीड और एडिबल मिनिमम है 1.53%, 1.53%। सेल ऑफ सिगरेट डिस्ट्रीब्यूटर 2.55, ऑलमोस्ट सेम ही है। मिनिमम टैक्स सेल ऑफ फार्मा सेल फार्मा बाई डिस्ट्रीब्यूटर 1%, 2%, और उसके बाद 1-2 वही है सेल। सेल ऑफ गोल्ड सिल्वर आर्टिकल 1%, 2, 1, 2। इसी तरह सेल बाई डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, सब डीलर, होलसेल, टायर रिटेल, इंटीग्रेटेड कॉन्फिगरेशन बोर्ड आल्सो की 0.25, 0.5, 0.2 उसी तरह रेट है, मिनिमम रेट है। सेल सप्लाई सर्विसेज बाय टैक्स इन फॉलोइंग सेक्टर, टैक्स पर टैक्स 1%, 2%, 1, 2, और सप्लाई सर्विसेज बॉम्ब सेक्टर बाई यार 0.585 नीचे है। अदर सप्लाई सेल बाय कंपनी टू टॉल एडजस्टेबल 9 और 18, 9 और 18। अदर मिनिमम टैक्स 5%, 5 और 10 बाई इंडिविजुअल एओपी मिनिमम टैक्स टॉल मैन्युफैक्चरिंग दे 11/22 और 11/22 और अंदर 5.5 और 11 और 5.1। ये जनरल, ये वाले रेट जो जनरल है वो स्पेसिफिक रेट है जो हम देखते हैं। आखिरी वाले 2-4 जो है ये हम स्टैंडर्ड चलते हैं। Section 151A does not apply to sale of goods included all like manufacturing where revenue less than 70, वो लिमिट दी हुई है एग्रीगेट वाली जो है फाइनेंशियल ईयर में एक पार्टी से। इसका बी है सर्विसेज की, तो ये पेमेंट ऑफ आर सर्विसेज है, डिवीजन है। इसमें जो डिडक्टेबल इवेंट है वो पेमेंट है, परचेज नहीं है कि आज आपने परचेज की तो उस वक्त करनी होता है। डिडक्टेबल प्रोविजन ये जो है उसमें तकलीफ नहीं है जब आप एट द टाइम ऑफ परचेज, बट एट द टाइम ऑफ पेमेंट जब आपकी हो सकता है परचेज आपने जून में की हो, जून में तो पेमेंट नहीं की तो ये अप्लीकेबल नहीं होगा। ये कब अप्लीकेबल, अगर जुलाई अगस्त से आपकी पेमेंट होगी। विद होल्डिंग प्रीमियम 158 है, वो डिफाइन करता है कि टाइम ऑफ विद होल्डिंग या डिडक्शन कौन सा है। तो इस तरह अब सर्विसेज वाले हैं, सर्विसेज में भी वही इसी तरह कंडीशन 30,000 वाली है। ये ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एक पार्टी से अब होगी तो अप्लीकेबल होगी, अदर देन जहां अप्लीकेबल नहीं है तो यहाँ ये एवरी प्रेस्क्राइब पर्सन फिर ये वाले भी थोड़े, ये वाले पे स्पेशल रिड्यूस रेट है। ट्रांसपोर्ट है, फ्रेट फॉरवर्ड है, एयर कार्गो है, मैन पावर है, आउटसोर्स है, होटल सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर परमिट, ऐसा शेयर रजिस्ट्रार, इंजीनियर आर्टिकल, एक्स्ट्रा, ये काफी सारे रेट 7 और 14 है। पहले 6 और 12 थे, बढ़ के कितने हो गए 7 और 14 हो गए।
उसके बाद आईटी सर्विसेज है, आईटी मिनिमम टैक्स है 4 और 8 है। एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, एडवर्टाइजिंग सर्विसेज है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट है 3 और 5 है, पहले नहीं था। प्रोफेशनल वर्किंग इंडिपेंडेंटली है, डॉक्टर लायक ये हो 30 और 15 उसमें है। टर्मिनल पोर्ट मिनिमम टैक्स है 12 और 14 है। इसी तरह अदर सर्विसेज, अदर सर्विस बाई कंपनी एओपी इंडिविजुअल मिनिमम 14 और 28, पुराना 15 और 30 ये बढ़ा दिया। सेक्शन 13B डज नॉट अप्लाई टू, कोई लिमिट दी हुई है 30,000 वैल्यू। एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 4 में सी है, इसमें आपके रेट 7.5 और 5 है। कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म बाय लिस्टेड कंपनी, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म बाय इंडिविजुअल 8 और 16, और ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म बाय स्पोर्टमैन 15-30। और इसके लिए इसके बाद 153(1)C डज नॉट अप्लाई टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल रेंडरिंग प्रोवाइडिंग सर्विसेज, ये इसमें उसी तरह दिए हुए। तो उसके बाद आपका एक्सपोर्ट का, एवरी एक्सपोर्ट हाउसेज मेकिंग पेमेंट फुल इन प्रॉफिट इंक्लूडिंग पेमेंट बाय वे ऑफ एडवांस टू ए रेजिडेंट पर्सन और परमानेंट असाइनमेंट ऑफ ए नॉन रेजिडेंट पर्सन फॉर रेंटिंग प्रोवाइडिंग सर्विसेज स्टिचिंग डाइंग प्रिंटिंग एम्ब्रॉयडरी वाशिंग, इस पे रेट 1.25 2.5 1.25 है। और वो है ये 153 के ही है। 153 गुड्स सर्विसेज अक्वायर्ड वाया ई कॉमर्स जो है डिजिटल वो मार्केट ईयर 1 में 1 2 है। एवरी पर्सन इन इंटरमीडिएटरी एट द टाइम ऑफ प्रोसेस पेमेंट थ्रू डिजिटल मीन एज विद होल्डिंग सेंटर, एवरी courier business providing services collecting cash from the buyer under cash on delivery COD। तो 153(2)A पेमेंट वाया डिजिटल 1%, 2%, 1%, 2%, और पेमेंट ऑन कैश ऑन डिलीवरी 2%, 4%। 153 टैक्स directive under section on this on the income of a resident but shall be minimum tax provided. Tax directive under section A shall not be minimum tax where payment are received on the sale or supply by the company being manufacturer of such goods or public company listed on the stock exchange। मैन्युफैक्चर कंपनी हो या लिस्टेड हो तो उसमें फिर ये मिनिमम नहीं है, उसमें एडजस्टमेंट है। टैक्स डायरेक्टिव अंडर क्लास सी में जो है आपका एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी रजिस्टर्ड a payment received by the public company or stock exchange on account of execution of contract। 153(5) is most important। जो 5 है ये shall not apply to the import goods already taxed at the port, refund of security deposit, government supply, construction period, lease back purchases and PVC payment for securitized सुकर। तो इन पे जो इम्पोर्ट कमर्शियल इम्पोर्टर है अगर इम्पोर्ट स्टेज पे उसने दे दिया है उसी वक्त को सब्सिक्वेंट सेम स्टेट में बेचेगा तो वो उस पर नहीं अप्लीकेबल है। जितने भी आप इम्पोर्टर से परचेज करके देंगे अगर उसने टैक्स दिया या ये अप्लीकेबल है उस पर, ये वालों पे ये इस तरह एक एग्जम्पशन ये नॉट अप्लीकेबल। एक तो थ्रेशोल्ड लिमिट है जिसपे नहीं अप्लीकेबल होगा 75 और 30। दूसरा ये पे ये पूरा सेक्शन ही अप्लीकेबल, इधर एक नॉन अप्लीकेबिलिटी होगी। एक आपका पार्ट 4 ऑफ सेकंड शेड्यूल के अंदर जो जहां जहां दिया हुआ है जिनको एग्जम्पशन दी गई है या किसी पार्टी को, पर्सन को, ट्रांजेक्शन को, तो उस पर भी वो अप्लीकेबल होगा। फिर पार्ट 2 में वहां शेड्यूल में कोई रिड्यूस रेट दिया हुआ है तो ये वाले रेट की बजाय वो रेट लगेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। या कहीं एग्जम्पशन दी हैं तो उसमें अप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये चीजें इस पे ये वाला इस पे। बाकी इसमें विद होल्डिंग एजेंट वो डिफाइंड है, उसको भी हम देख लेते हैं। उसमें एओपी इंडिविजुअल जो है वो 100 मिलियन वाला है, बाकी उसमें कंपनी है, फेडरल गवर्नमेंट है, ये देखना है तो उसको भी देख दिखा दें। क्योंकि जितने भी विद होल्डिंग है आपके, एक तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन देखना है, आपने सबसे पहले सेक्शन है उसमें नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन या काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन कौन कौन से है, फिर उसके आपने देखना है कि उस नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में क्या क्या रेट है, एग्जेम्पशन कौन कौन सी है, नॉट अप्लीकेबल में फॉल करता है कि नहीं करता, डिडक्टेबल कलेक्टेबल कौन सा है, फाइलर है नॉन फाइलर के लिए क्या रेट है, कुछ चेंजेस कौन सी आएंगी, इस तरह उसका विद होल्डिंग एजेंट कौन हो सकता है, किसका काटना है, जिसका काटना है उसके लिए एडजस्टेबल है, मिनिमम है या फाइनल है। ये 5 साल चीजें जो है हर विद होल्डिंग प्रोविजन के साथ आपने सारी देखी। एक एग्जम्पशन की प्रोविजन है, कुछ में आप एग्जम्पशन भी ले सकते हैं। आपका एडजस्टेबल टैक्स अगर है, आपने एक्सेसिव डिडक्ट हो गया है या पिछले साल का रिफंड पड़ा हुआ है तो आप एप्लीकेशन दे के 159 इस पे डील करता है,
वो हम लेटर ऑन उसको उसमें आप एग्जम्पशन फिर अप्लाई कर सकते हैं। आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी तो फिर आपका कोई डिडक्शन नहीं करेगा। इवन अदरवाइज ही लायबल टू डिडक्ट, जब एग्जम्पशन सर्टिफिकेट दे देंगे तो फिर विद इन दिस सेक्शन प्रेस्क्राइब पर्सन मींस, क्योंकि विद होल्डिंग ये प्रेस्क्राइब पर्सन मींस कि विद होल्डिंग एजेंट कौन होगा, तो कौन कौन किसकी ड्यूटी उस सेक्शन ने पोस्ट किस पे की। जैसे 148 में कलेक्टर ऑफ कस्टम जो था उसकी ड्यूटी है और किसी की ड्यूटी नहीं है। हमारी ड्यूटी एज ए टैक्स पेयर, आपकी ड्यूटी नहीं है कि आप इंपोर्ट किए तो आप डिपॉजिट करवाएं। उसकी ड्यूटी है जब वो आपसे ड्यूटी ले तो आपसे इनकम टैक्स भी अंडर सेक्शन 148 ले, फिर क्लियर करे कोर्ट से। तो आपकी ड्यूटी ये नहीं कि आपको जाके जमा करा दे। अगर उसने उसका डिफॉल्ट हुआ है तो वो आप पे नहीं वो होल्ड कर सकते कि आपने क्यों नहीं कलेक्ट किया, आपने क्यों नहीं डिडक्ट किया, आपने क्यों नहीं जमा कराया, क्योंकि आपकी ड्यूटी नहीं। ये ड्यूटी जो प्रेस्क्राइब पर्सन विद होल्डिंग एजेंट होते हैं उसकी ड्यूटी होती है कि एट द टाइम ऑफ पेमेंट या एट द टाइम ऑफ क्लियरेंस या जो भी टाइम लिमिट डिफाइंड है उस सेक्शन में, जो जिसको हम डिडक्टेबल या कलेक्टेबल इवेंट कहते हैं, जब वो विद होल्डिंग सेक्शन अप्लीकेबिलिटी उसकी आती है तो उस वक्त उसने कलेक्ट या डिडक्ट करना है या क्रेडिट करना। जैसे बैंक के ट्रांजेक्शन में होते हैं, वो आपके बैंक में ही वो आपके बैंक स्टेटमेंट जो अकाउंट है उसमें डेबिट क्रेडिट कर देता है। चार्ज आपका जितना प्रॉफिट होगा क्रेडिट कर देगा, टैक्स जो काटना है वो डेबिट कर देगा। तो इसमें प्रेस हुआ है 153 के हर सेक्शन के साथ प्रेस्क्राइब पर्सन होते हैं कि किस पे ड्यूटी कौन विद होल्ड करेगा या कलेक्ट करेगा। तो 153 के रेफरेंस से अगर आप विद होल्डिंग एजेंट नहीं है, उस डेफिनेशन में फॉल नहीं करते, तो फिर भी वो सेक्शन आप पे एप्लीकेबल नहीं होगा। एक वो वैसे मेंशन जैसे 5 में था कि इन पे एप्लीकेबल नहीं है। एक तो वो ट्रांजेक्शन एग्जम्पशन है कि उन ट्रांजेक्शन पे ये जो ट्रांजेक्शन आप करेंगे उस नेचर के ट्रांजेक्शन होंगे, 153 एप्लीकेबल नहीं। एक थ्रेशोल्ड लिमिट है कि ट्रांजेक्शन तो वही है लेकिन उसकी ये लिमिट से कम है एक बंदे से, फिर भी एप्लीकेबल नहीं। तीसरा, जिसकी ड्यूटी लगी है डिडक्शन की, अगर कलेक्शन की या डिडक्शन की, अगर आप उसमें नहीं बहाल करते तो फिर भी आप पे नहीं है। फिर इसके अलावा रिड्यूस रेट अलग है, वहां आपने रिड्यूस रेट अप्लाई करने। कुछ एक्सक्लूजन है, एग्जम्पशन है कुछ ट्रांजेक्शन को, वो उसमें भी फिर आपकी इवन दो यू आर लायबल टू कलेक्ट, लेकिन ड्यू टू एग्जम्पशन या उस इनएप्लीकेबिलिटी एग्जम्पशन उसने ले लिया है या वो पार्ट 4 की उस क्लॉज में आप पास कर देते हैं, तो फिर उसमें एग्जम्पशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे फर्स्ट शेड्यूल पार्ट जो सेकंड शेड्यूल का पार्ट 1 है उसमें एग्जम्पशन है तो आपने एग्जम्पशन लेनी है, या क्रेडिट है तो आपने एग्जम्पशन ले, लेकिन पार्ट 4 में अगर रिड्यूस रेट में है तो रिड्यूस रेट एप्लीकेबल होगा। पार्ट 4 में फिर एग्जम्पशन नहीं लेनी, उस पर फिर इन एप्लीकेबिलिटी, जैसे सेक्शन में इन एप्लीकेबिलिटी होगी ड्यू टू थ्रेशोल्ड लिमिट या ड्यू टू एक्सक्लूजन या ड्यू टू नॉन विद होल्डिंग एजेंट, इसी तरह वो पार्ट 4 वाली भी आपकी एक्सक्लूजन हो जाएगा, फिर उसके विद होल्डिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे नहीं होगी। तो प्रेस्क्राइब पर्सन मीन ए फेडरल गवर्नमेंट, जहां फेडरल गवर्नमेंट ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ की उसको दे, वो आपने सेल की है तो वो पेयर है गवर्नमेंट ने चीज आपसे खरीदी है, तो गवर्नमेंट जब आपको पेमेंट करेगी तो वो गुड्स जो है वो जिस नेचर की गुड्स सर्विसेज एग्जीक्यूशन है उस पे वो आपको आपसे कलेक्ट करके रिमेनिंग पैसे देगी और आप उसको आप रजिस्टर कर लेंगे या आपका मिनिमम होगा या फाइनल होगा जो ऊपर दिया था। इसी तरह दूसरा कंपनी है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय और अंडर द लॉ है, इधर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, फिर ये भी डिफाइंड है 236 में, तो उसकी उस डेफिनेशन के मुताबिक है। फॉरेन कंट्रैक्टर है, कंसल्टेंट है, कंसोर्शियम है, जॉइंट वेंचर है, एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्ट हाउस है फॉर द पर्पस। अब ये एक्सपोर्टर इंडिपेंडेंट है, बेशक कंपनी है ये है, ये नहीं भी है उसमें तो इसकी पे एप्लीकेबल है। इंडिविजुअल भी है, एसोसिएशन पर्सन हैविंग टर्नओवर ऑफ 100 मिलियन रुपीस और अबव इन एनी ऑफ प्रोसीडिंग टैक्स ईयर। उसके बाद इंडिविजुअल हैविंग टर्नओवर 100 मिलियन रुपीस अबव इन एनी ऑफ द प्रोसीडिंग टैक्स ईयर। रजिस्टर्ड पर्सन सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है तो उसके लिए, और टर्नओवर उसकी 100 मिलियन और अबव है तो फिर है। इसी तरह पर्सन ड्राइविंग को बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन सेल रेजिडेंशियल हाउस जो रियल एस्टेट वाले हैं उनके लिए मैंडेटरी है। पर्सन ड्राइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस डेवलपमेंट सेल कमर्शियल वाला इस फॉर द पर्पस टू ए परमानेंट एंड इंटरमीडिएट पेमेंट, इंटरमीडिएट वाली जो है उसमें उस फॉर द पर्पस टू ए कोरियर सर्विस जो है वो डिजिटल सर्विसेज जो है आपकी जाए ई कॉमर्स वाली है, तो वो इसी तरह आगे कुछ डेफिनेशन है। तो ये लोग हैं जो विद होल्डिंग एजेंट है,
with reference to आपका section 153 on the sale of goods, services, execution of goods और डाइंग शाइंग वाली वो जो सर्विसेज थी उनके रेफरेंस है। तो ये इसके एक्सपीरियंस है। आगे है बेटा। ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन में दो चीजें थी, एक तो सिंपल है एओपी या पार्टनरशिप फॉर्म जो है, एक मतलब बाय डिफॉल्ट भी होल्डिंग एजेंट है, लेकिन दूसरी कंडीशन में एक और लिमिट लगी थी वो हाँ पहले ये बेटा वापस लाए। ये डिस्प्यूट बहुत चलता रहा है कि बाद में वो कह देते हैं जी आप वापस ऊपर ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय और अंडर द लॉ। तो जितनी भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है पहले एक रजिस्टर्ड फर्म अनरजिस्टर्ड फर्म होती थी। बाय द लॉ मतलब होता है कोई स्टैच्यू हो, स्टैच्यू के अंदर उन्होंने कोई जैसे नेशनल बैंक का एक स्टैच्यू ने कर दिया तो उसको कहते हैं बाय द लॉ। तो अंडर द लॉ होता है कि लॉ है उसने आगे कहा जैसे कंपनी है, कंपनी लॉ है तो कंपनी के लॉ के अंदर है कि आप कंपनी पब्लिक भी करा सकते हैं, प्राइवेट भी करा सकते हैं और उसका ये तरीकेकार है। एक डायरेक्ट स्टैच्यू ने खुद कहा कि मैंने ये कंपनी बना दी तो वो होती है बाय द लॉ। अंडर द लॉ होती है कि लॉ ने प्रोसीजर दे दिया, वो प्रोसीजर करके किसी अदालत से आप करा लें। तो यहाँ ये पहले प्रोविजन थी, उसके बाद नीचे प्रोविजन आ गई एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो पहले फर्म अलहदा होती थी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो थी वो अलहदा होती थी, फिर फर्म रजिस्टर्ड अलहदा होती थी, अनरजिस्टर्ड अलहदा होती थी। तो अब एसोसिएशन ऑफ पर्सन की डेफिनेशन 80 में पढ़े तो ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन में फर्म भी है, उसमें रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड कोई भी नेचर हो, अदर देन इंडिविजुअल और अदर कंपनी सब कुछ जो है वो एओपी है। तो बाय और अंडर द लॉ जो है वो वैसे तो फर्म भी बाय द अंडर द लॉ है, इवन एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो है वो भी आप एग्रीमेंट करेंगे, एग्रीमेंट ना हो वर्बल भी हो तो वो भी लॉ है। ठीक है ना, अगर आप वर्बल भी एक एग्रीमेंट कर लेते हैं तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट का अंडर के है तो आप एओपी जो है नीचे वाले भी अंडर द लॉ है। बाय द लॉ कोई भी नहीं है क्योंकि बाय डायरेक्ट कोई लॉ है नहीं जिसके तहत वो बनी हो। तो इसलिए इसको अगर आप कंक्लूड करें वो यूजुअली आपको नोटिस दे देते हैं कि आप एसोसिएट पर्सन है, आप फर्म है, यू आर अंडर द लॉ और बाय द लॉ आप पे लगता है। हम कहते हैं ये लेटर एंड टाइम है नीचे वाला और डेफिनेशन जो ओरिजिनली थी वो खत्म हो गई है। जहां कोई इनकंसिस्टेंसी हो और लेटर लॉ ऑलवेज प्रीवेल करता है, और दूसरा लेटर लॉ में उसमें एक लिमिट भी दे दी गई है। ठीक है, पहले वाले में कोई लिमिट नहीं, लेटर लॉ में एक लिमिट है, लिमिट है कि 100 मिलियन तक आप पे लगता ही नहीं, ना इंडिविजुअल पे लगता है ना आपके एओपी लगता है। तो आप पहले वाली कौन सी किसको कहते हैं, पहले वाली है, पहले वो आइडेंटिफाई करें। अब एओ की भी डेफिनेशन जो है आप तो सारे ही एओ पे, एओपी वो कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द लॉ, क्या यही जो उधर डिफाइन है इसी को वो डबल ट्रीट कर रहे हैं कि आप इसमें भी भाव करते हैं आप इसमें भी करते हैं। जब दो इनकंसिस्टेंसी होती है तो जो लेटर लॉ होता है वो प्रीवेल करता है। तो अब ये वाला जो है बाद में इंसर्ट हुआ है एच जो है, तो एच की लेजिस्लेटर की इंटेंशन है कि इस लिमिट तक ये अप्लाई नहीं करना। और दूसरा मिनिमम टैक्स में भी जो आपके 113 है उसमें भी पहले सब कुछ था, वहां भी ये लिमिट दी गई है कि इस तक मिनिमम नहीं लगेगा। 113 में भी यहाँ भी हर जगह एक असम्पशन दी गई है। जब इसको एग्जाम्प्ट स्पेसिफिकली लेटर एंड टाइम में किया है और डेफिनेशन ऑफ एओपी 100 में वहां फर्म शर्म सारा कोई एओपी में शामिल है, एओपी के अंदर ही शामिल है और एओपी इस लिमिट तक उस लायबल नहीं है। तो आप रजिस्टर भी उस एओपी के तहत हुए हैं। बाय और अंडर लॉ ये कौन सी है ये उसने आइडेंटिफाई करनी। अगर वो कर दे कि आप इसमें फाल नहीं करते, एओपी नीचे वाले में ऊपर वाले में फाल करते हैं और किस लॉ के तहत आपको बने हैं बाय द लॉ, तो फिर वो उसमें ले जाया जा सकता है। लेकिन ये क्योंकि अभी तक ना उन्होंने कभी जिसको भी दे तो अल्टीमेटली आप इसी में फाल करेंगे, ऊपर वाली में नहीं फाल करेंगे। हाँ थ्रेशोल्ड वाला एक वो है जो थ्रेशोल्ड वाला है, एक जो है बगैर 1 रुपए का भी सप्लाई करे अदर देन में 30,000 ऑफ ड्यूटी तो आप एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरे वाली एओपी जो है वो आपकी इंडिविजुअल भी और वो भी वो उसमें 100 मिलियन की लिमिट है और पिछले साल की देखनी। तो अब वो पहले वाली अगर कहेगा नहीं जी आप तो कॉन्स्टिट्यूटेड बाय लॉ है, तो एक तो वो लॉ कौन सा है,
कौन सा लेजिस्लेटर है जिसने वो लॉ बनाया है, जिससे वो एस्टेब्लिश करे कि आपकी एओपी जो आपने बनाई है वो बाय द लॉ है। वो बाय द लॉ तो है कोई नहीं, अंडर द लॉ में कंफ्यूजन है कि एओपी हर एक ही अंडर द लॉ होती है। जस्ट आप एग्रीमेंट भी कर ले तो वो अंडर द लॉ है, वो नीचे वाले में भी फॉल करती है, ऊपर वाले में फॉल करती है। अब दोनों में इनकंसिस्टेंसी रिजॉल्व करनी है कि ऊपर वाले में जाना है या नीचे वाले में जाना है। अगर नीचे वाली ना होती फिर तो आप ऊपर वाले में थे। और लेटर एक लॉ है जिसमें एओपी उन्होंने कहा है कि आप एओपी इस मिलियन तक नहीं है, और आपने अपने आप को इनकॉर्पोरेट भी उसी में कराया हुआ है। और पहली डेफिनेशन पुराने लॉ की वो सारी खत्म की हो गई है। अब फर्म को रजिस्टर को एओपी, हिंदू अडवाइजर फैमिली सारों को एओपी का पार्ट बना दिया। तो इसलिए आप हिंदू अडवाइजर पाकिस्तान में कंसेप्ट ही नहीं, अगर हो तो या कोई लॉ के तहत कोई बनी हो, बाय द लॉ बनी हो तो फिर वो अप्लीकेबल हो सकता है। इसलिए उसकी कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगी। फिर इसमें से एक्सक्लूड कोई चीज होगी नीचे वाली में से, उसमें जाएगी, जो इसमें फॉल ना करे तो फिर वो अप्लीकेबल होगी। अदरवाइज जो मिलिट्री टाइम है तो यही करेगी। इसके लिए ये तो नहीं है डिस्क्रिमिनेट लॉ में हो नहीं सकती कि आप एओपी को कहें कि आप 10 मिलियन से 100 मिलियन से ऊपर के लिए आप अप्लीकेबल है और दूसरे पे और 70,000 या 30,000 75,000 पे अप्लीकेबल। तो इसलिए ये वाला जो है इसमें जो jurisprudence है वो ये जो difference आ रहा है लेटर लॉ की मेल करेंगे। यही मैं कह रहा हूँ, हाँ, तो ये जनरल क्लॉजेज एक्ट फ्रॉम रेलेवेंट प्रोविजन कहाँ से कोट करेंगे उसको? ये इंटरप्रिटेशन के रूल्स हैं। इंटरप्रिटेशन के रूल हाँ, रूल भी है, बाइंडिंग प्रेसिडेंट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हजारों केस में किया है, अलाई कार्टर में भी हुआ हुआ है कि जो एक लॉ था दूसरा लॉ था उनका लेटर इन लॉ होगा। इसको ओवरराइडिंग लॉ भी कहते हैं, वो भी कहते हैं। लेटर लॉ लेटेस्ट इंटेंशन होती है। अब स्टैचुटरी इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे तो उसमें ये स्टैचुटरी इंटरप्रिटेशन में और बाइंडिंग प्रेसिडेंट में सुप्रीम कोर्ट हजारों केस है। जब इनकंसिस्टेंसी हो तो फिर जो लेटर इन लॉ होता है वो प्रीवेल करता है, वो लेटेस्ट इंटेंशन आपका लेजिस्लेटर होती है। तो पुरानी ओल्ड होती है और लेटर वाले को अगर हम नहीं मानेंगे वो डिफीट होगी, ऑब्जेक्टिव डिफीट होगा, उसकी इंटेंशन होगी। इसलिए उसको फुल इफेक्ट ईच एंड एवरी जो प्रोविजन है, सेक्शन है, क्लॉजेज है, सब सेक्शन है, सबको पढ़ना चाहिए। और एज ए होल कोई चीज रिडंडेंट नहीं होती, लेकिन एज ए हार्मोनाइज करना चाहिए। अगर कहीं इनकंसिस्टेंसी है तो फिर जूरिस्प्रूडेंस जो है वो लेटर इन लॉ वाला या लेटर इन टाइम वाला फिर वो रिजॉल्व करेगा उसको। और दूसरा लेटर लॉ भी करेगा, फिर कंडीशनें भी फुलफिल करे तो वो किस तरह दोनों आपस में डिफरेंसेस है। पहले वाला लॉ लाया जाए कि बाय द लॉ वो है, और बाय द लॉ के बाद कॉमा लिखा है और अंडर द लॉ। ठीक है, यूजुअली ये रेफरेंस वो देते हैं कि आपकी जो फर्म है वो फर्म का जो एक्ट है 1932 उसके तहत आपकी रजिस्टर होती है, तो वो अंडर द लॉ है। तो एओपी जो है, एओपी के अंदर भी फर्म है। डेफिनेशन देख लेते हैं, डेफिनेशन 80 में सेक्शन 80 उसमें एओपी की डेफिनेशन। एओपी अब ब्रॉडर इन स्कोप है। पहले एओपी अलग डिफाइन थी, फर्म अलग डिफाइन थी। सेक्शन 80 पर्सन की डेफिनेशन। अभी जो एक अमेंडमेंट हुई है लास्ट, पहले हम एलएलपी बनाते थे तो वो लेते बहुत थे, तो अब जो है वो मेरे ख्याल में उन्होंने ये वाला जो पार्टनरशिप एक्ट वाला है उसके साथ जी एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो इन बिटवीन है एओपी और कंपनी, वो फायदे सारे वो पार्टनरशिप वाले होंगे। ये स्टेटस लिमिटेड लायबिलिटी वाला कंपनी वाला होगा। वो ऑलरेडी बहुत सालों से कॉर्पोरेट थी, यहाँ मिसिंग थी। हर दफा हम कहते थे ये क्या है, कंपनी है एओपी का है। तो ये अब उन्होंने ये एक अलग क्वेश्चन है। अब डेफिनेशन में उसको डाला है कि नहीं डाला, 92 में डाल दिया, डेफिनेशन में डाला है कि नहीं डाला, वो कंपनी है या कैसा। ये डेफिनेशन है, एक कंपनी और एसोसिएशन पर्सन इनकॉर्पोरेटेड फॉर्म ऑर्गेनाइज्ड इन पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। तो यहाँ अलग-अलग डिफाइंड है। अब यहाँ एसोसिएशन ऑफ पर्सन है इंक्लूड फर्म। ये इंक्लूड का जो वर्ड होता है ये वर्ड ऑफ एनलार्जमेंट है। अब एओपी में सब कुछ शामिल है। ठीक है, ये वाली एओपी जो है
इसको डिवाइड किया है, इसमें फर्म भी है, डिमांडेड फैमिली भी है, आर्टिफिशियल जुडिस पर्सन, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी इसमें ऐड कर दी, पहले नहीं थी। ठीक है, पहले यही कंफ्यूजन थी कि ये कंपनी है या पार्टनरशिप एओपी है, क्या चीज है, कौन सा रेट लगेगा, कौन सी एग्जम्पशन होगी, कंपनी होगी उसमें स्मॉल कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, प्राइवेट पब्लिक कंपनी है, क्या। अब तो क्लियरली ये इस साल से ये यहाँ भी ऐड होगी। अगर 92 सेक्शन है जो डील करता है एओपी को, उसकी टैक्सेशन को और उसके पार्टनर को, तो उसमें भी ऐड की गई है। यहाँ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी इसमें ऐड कर दी। और एनी बॉडी ऑफ पर्सन फॉर्म बाय अंडर फॉरेन लॉ बट डज नॉट इंक्लूड ए कंपनी, कंपनी और इंडिविजुअल को एक्सक्लूड करें तो बाकी सब कुछ एओपी है। ठीक है जी, वो बाय द लॉ है या अंडर द लॉ है, सब कुछ इधर ही है। और उधर जो उन्होंने कहा हुआ है कि इस पे लेटर इन लॉ पे है कि 100 मिलियन से जिसकी ऊपर होगी उस पर एप्लीकेबल होगी, वो विद होल्डर एजेंट होगा और उस पर नहीं। क्लियर? क्लियर, आगे चल। इसकी एग्जामिशन वगैरह है वो देखनी है तो वो पार्ट 4 शेड्यूल दे दियो मेरे साथ। चले आगे नेक्स्ट 154, ये एक्सपोर्ट रिलेटेड है कि एक्सपोर्ट अगर आप करते हैं तो उस सिचुएशन में इनके जो विद होल्डिंग एजेंट कौन है। ये 151 में ऑथराइज्ड डीलर इन एज विद होल्डिंग एजेंट है। बैंकिंग कंपनी जिससे आज जो फॉरेन एक्सचेंज आपको देगी करेगी वो है। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग यूनिट है वो विद होल्डिंग। डायरेक्ट एक्सपोर्ट हाउस है, डीडीआर रूल है, ये आपके विद होल्डिंग एजेंट है। इसके रेट कितने, रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड, मिनिमम टैक्स है, और गुड्स सोल्ड पर इनलैंड बैक टू बैक मिनिमम टैक्स है 1.25 और 1% है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स बाय यूनिट इन एक्सपोर्ट, इसके लिए भी वही रेट है। अभी पेमेंट अंडर डीआर उसके लिए भी रेट वही। टैक्स tax deductible under section shall be minimum on the income arising from the transit effort business again. Export of services. Export of services, every dealer, authorized dealer in function as a withholding in 154 है। Software IT enabling system by SCP registered taxpayer हो तो सिचुएशन में 0.25 फादर टैक्स ईयर 2000 अप टू 2029 तक ये डेट चलेगा। और फादर टैक्स ईयर अप टू 26 था पहले, अब उन्होंने साल इसको बढ़ा दिए। अब 26 में खत्म हो जाना था, अब 29 कर दिए। सर्विसेज, टेक्निकल सर्विसेज, फाइनल टैक्स रेंडर अब्रॉड, एक्सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान 1% एक रॉयल्टी कमीशन, franchise fees received by resident company from a foreign entity for the use of intellectual property outside Pakistan, final tax, 150 and construction contract outside Pakistan, final tax। इसी तरह 158 and foreign intended commission, final tax। 158 tax return shall be final tax on the income rising from transaction referred to in sanction upon fulfillment conditions such as a filing of return withholding file, say return filed if applicable, no credit of foreign tax paid shall be allowed। तो ये इसका होगा। 154 बी, the revenue received from social media platform division, so every banking and non-financial institution as withholding agent। 153 amount received from social media platform by resident home on ATL from the YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, etc. minimum tax होगा 5 और 10 डबल वाला वो withholding। इसी तरह once revenue received from social media platform non resident person final tax 5%। ये की एग्जाम्पशन एक्सपोर्ट 150, ये उसकी डिफरेंट क्लासेस है 29 है 30। एक्सपोर्ट जो 100% हो तो वहां भी 45 एक क्लास है पार्ट 4 की, तो उसमें भी अगर आपका 95% एक्सपोर्ट हो तो उस पर भी कोई लगता है, वो हम देख लेंगे। इसके बाद रेंट ऑफ इमूव प्रॉपर्टी, ये भी यूजुअली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वैसे सेक्शन 15 डील करता है रेंट में, उसका अपना स्टैंडर्ड है कि इमूव प्रॉपर्टी को आप रेंट पे देंगे तो उस पे होगा, या उसमें कोई आपका एडवांस लेंगे सेल ऑफ प्रॉपर्टी तो उस पे है, वो सेक्शन 15 डील करता है। तो ये जो इसमें ये रेट है विद होल्डिंग के, इसमें फर्नीचर फिक्सर और कोई रेंट वाली चीजें हैं वो भी शामिल है जो कि उसमें शामिल नहीं है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की होती है, लेकिन विद होल्डिंग सारे में कम है। रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी प्रेसक्राइब्ड पर्सन फेडरल गवर्नमेंट
लोकल अथॉरिटी, कंपनी, एनओपी, इंडिविजुअल एओपी, ग्रास रेंट ऑफ 15 लाख। एक साल में एक प्रॉपर्टी का 15 लाख से बढ़ेगा तो ये एप्लीकेबल होगा, कम होगा तो विद होल्डिंग एप्लीकेबल नहीं मिलेगी। एंड अदरवाइज विद होल्डिंग कंपनी एडजस्टेबल होगा, 15-30 सेम है। तो ग्रास रेंट, इंडिविजुअल एओपी एडजस्टेबल है सारों में। टैक्स फाइलर के लिए ये है 2x है। ये डिफरेंट स्लैब दिए हुए हैं, स्लैब के मुताबिक आपका रेट लग जाएगा। इसी तरह की एग्जम्पशन है रेंट, ये आगा खान यूनिवर्सिटी और इनकी कोई प्रॉपर्टी से 4-5 है जिनको एग्जम्पशन है। आगे 156 है, prizes and winning regions है। Every person paying prize on bond winning from raffle, lottery prize on winning quiz offered by company for promotion, sale, crossword as withholding है। On prize bond ये 15-30 है, सेम रेट है। लॉटरी शॉटरी का भी 15-40 है। ये सारे फाइनल टैक्स है। 153 that shall be final tax from price and winning petroleum product, doing every person selling property product operated as a withholding agent। कमीशन अमाउंट या डिस्काउंट अलाउड टू पेट्रोल पंप वालों का फाइनल टैक्स है 12। जो सप्लाई करते हैं वो जो कमीशन देते हैं, जो ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो वो 12% 14 का रेट वही है। टैक्स रेट ऑन द साइड शैल बी फाइनल टैक्स ऑन द गवर्नमेंट। तो ये कुछ एग्जम्पशन है इनकी, ठीक है। अब ये वाला पार्ट जो है हमारा ट्रांजेक्शन प्रोविजन, ये पहले वाला पार्ट था जो विद होल्डिंग के रेगुलर प्रोविजन थे। अब जो है ट्रांजिशनल प्रोविजन है। तो टाइम कितना देख लें, इसको गो थ्रू कर लेते हैं, रेट ही है देख लेते हैं। तो पहला कैश विदड्रॉल है। तो कैश विदड्रॉल जो है एवरी बैंकिंग कंपनी कैश एडजस्टेबल है। और ये करना किससे है, जो नॉट अपीयरिंग ऑन द लिस्ट। ये यहाँ स्पेसिफिक देखें, रेट भी इधर है और नॉन अपीयरिंग वाला भी इधर लिखा हुआ है। जो जो अपीयर हो रहा है ऑन द लिस्ट उस पर नहीं कर, इस पे बैंकिंग कंपनी जो है जहां आपने अकाउंट मेंटेन की है वो आपसे नहीं उसमें से डिडक्ट करेगा या टैक्स करेगा, बल्कि जहां कहीं विथड्रॉ कर रहे हैं अमाउंट 50,000 का इन ए डे, एक ट्रांजेक्शन ये एक से ज्यादा थे, अगर आपका नाम अपीयर नहीं हो रहा और टैक्स पे लिस्ट पे तो फिर आपका विद होल्डिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगा। और ये आपका एडजस्टेबल होगा। मोटर व्हीकल वाला ये डिफरेंट रेट मोटर व्हीकल के विद होल्डिंग एजेंट के, तो ये डिफरेंट उनकी कैपेसिटी ऑफ मोटर व्हीकल जो है उस पर गिवन है। एवरी मोटर व्हीकल ये रजिस्टरिंग अथॉरिटी जो है, जो एक्साइज वाले हैं उनकी ड्यूटी है। जब वो रजिस्टर करेंगे गाड़ी फिर कैपेसिटी के मुताबिक फाइलर नॉन फाइलर की उसके कार्ड कर लेंगे। ये ट्रांसफर जब पहला रजिस्ट्रेशन की है, ये एक रजिस्ट्रेशन हुई है ट्रांसफर करनी है तो उसके नीचे वाले रेट फाइनल है। 10th June tax required to baby shall be increased by 200% of the rate। वो अभी अब तो बढ़ गया है, तो इधर नॉन फाइनल के लिए 200%, 100% नहीं होगा 200 होगा। तो थर्ड इशू है ये सेल ट्रांसफर ऑफ ईवी वैल्यू 5 मिलियन इतना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल ये अलग है इनके लिए। Collection of advance at the time registration if locally manufactured motor vehicle is sold prior to registration by the original purchaser। उससे पहले अगर आप भेज देते हैं तो उसमें ये रेट लगेंगे। Either to be advanced act collected shall be adjustable provided that provision shall be not be applicable in case of federal government, provincial government, local government। अगर इनका ये गाड़ियां हैं इन्होंने रजिस्टर कराई उनकी applicable ये एक्सक्लूजन की assumption on the motor vehicle पे ये लाइट कमर्शियल व्हीकल लीज अंडर द प्राइम मिनिस्टर स्कीम जो होगी उसमें भी applicable नहीं होगा। टैक्स ऑन द फॉरेन डोमेस्टिक वर्कर्स, ये एनी अथॉरिटी इशूइंग रिन्यूएबल डोमेस्टिक and visa as a withholding agent, agency sponsored person to whom visa is issued do for इस पे 200K 400K वो प्रारा देती है। ये टैक्स कलेक्टर अंडर से shall be registered for the tax year to which related on the agency sponsored person as the case may implying the service of foreign national। brokerage commission ये फर्स्ट रूल है, फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल लोकल अथॉरिटी है, कंपनी हैविंग टर्नओवर 100 मिलियन और अबव, ये एओपी के लिए कंडीशन है। तो ये एडवर्टाइजिंग एजेंट है, मिनिमम टैक्स 10-20 और इन केस ऑफ लाइफ कमीशन रिसीव लेस देन 5 मिलियन 8% 16% है, अदर जो है 12% है। 231 भी टैक्स मिनिमम टैक्स की विद होल्डिंग रेट शेयर एग्जम्पशन है। ये डिफरेंट एग्जम्पशन है। आगे देख लेते हैं अगला सेक्शन कौन सा है, टैक्स मोटर व्हीकल। अगर ये परचेज करते हैं पर्सन कलेक्टिंग मोटर व्हीकल टैक्स एज विद होल्डिंग गुड्स ट्रांसफर व्हीकल बेस्ड ऑन रिलेटेड बेस्ड गुड्स ट्रांसफर व्हीकल ये कैपेसिटी के मुताबिक इसके पैसेंजर व्हीकल जो बसें जैसे होती हैं
बेस्ड ऑन एयर कंडीशन का भी ऑलमोस्ट वही है। मोटर व्हीकल बेस्ड ऑन इंजन कैपेसिटी, एडवांस एक्ट भी एडजस्टेबल। कमर्शियल इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी यू, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी डोमेस्टिक पे ये अप्लीकेबल नहीं है, इंडस्ट्रियल कमर्शियल कंज्यूमर के लिए इलेक्ट्रिसिटी ग्रास बिल जो है अप टू 5 है, ये दिल है, इतना दिल है, तो ये अभाव इतना है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर के लिए एग्जम्पशन है, तो ये मंथली बिल है, इसमें कोई लिमिट है 3 लाख 30,000 पर मंथ के हिसाब से, वो मिनिमम है, ऊपर वाला फिर आपको। In case of tax other than company tax related bill, amount is not 300,000 rupees per month shall be treated as a minimum. In case of tax bill other than company, मंथली बेसिस पे वो जो है वही 30,000 को 12 से मल्टीप्लाई करते हुए 3,60,000 वो मिनिमम है ऊपर। इनकेस ऑफ कंपनी टैक्स, कंपनी में एडजस्टेबल है, अदर देन कंपनी वो मिनिमम है, जिसका 3,60,000 एनुअल या मंथली 30,000। अच्छा, टेलीफोन यूजर्स ये एडजस्टेबल है सारा, ये डिफरेंट रेट है इनकी भी, लैंडलाइन के मुताबिक है, 10 है, 10 है, 15 है, 75 है, 15 सेम है। सेल बाई ऑप्शन, ये इमोल प्रॉपर्टी अगर ऑप्शन में देते हैं उसमें 10% होता है मेरा, तो ये एवरी पर्सन मेकिंग सेल बाई ऑप्शन एज विद होल्डिंग जन, सेल बाई पब्लिक ऑप्शन टेंडर एडजस्टेबल टैक्स, प्रॉपर्टी गुड्स है इमोल प्रॉपर्टी 10 10 20 उसी तरह वो सेम ही है। 266 क्रेडिट ऑफ टैक्स इन द लास्ट 140 shall be given in computing the tax payable by person purchasing credit relevant in case of tax bill to whom section 90B section apply, the tax in which the said date fall, etc. Not with the sample year tax collected on the lease of for the right to collect shall be final. तो लीज राइट अगर ले रहे कौन शाम को लेते हैं तो उसको फाइनल होगा। आगे की ऑक्शन विद होल्डिंग, अगला सेल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 2 आप सेल ऑफ प्रॉपर्टी करते हैं तो उसमें विद होल्डिंग कितना टैक्स है। आगे फिर 236G आएगा, वो इम्पोर्टेंट है, तो इसमें कुछ चेंजेस आएंगे। ट्रांसफर डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, एवरी पर्सन रजिस्टरिंग ट्रांसफर एलिजिबल विल बी बाय NRP वेयर प्रॉपर्टी एक्वायर्ड वेयर, ये अकाउंट जो है उसमें 3% इन लिeu ऑफ जो उसका गेन पे टैक्स लगेगा, इन लिeu ऑफ दैट परसेंट, यही उसका फाइनल होगा। इसी तरह ऑल अदर केस एक्वायर्ड सेम ईयर में बेची, उसी साल में बेची जिस साल में लिए, 3% गिफ्ट नॉट डिस्पोजल एडजस्टेबल टैक्स, ये वॉल्यूम है। अब ये रेट सिंगल रेट कर दिया गया डिफरेंट स्लैब में, पहले डिफरेंट रेट था, अब 2.75 कर दिया और उस पे आपका 11.5% लगेगा जो नॉन फाइनल है। पहले इस पे स्लैब के मुताबिक रेट थे, तो 4.5 था, 5 था, 5.5 था, तो अब उसके लिए 11 11 ही था, जो उसी तरह उसमें चेंज नहीं है नॉन फाइनल के लिए, तो 7.5 था, 8.5 था, 9 था। अब सारे स्लैब का एक ही वो 4 और 5 और 5.5 से रिड्यूस होकर कितना हो गया 2.75। तो इसलिए रियल स्टेट सेक्टर में जो रॉयल्टी है ज्यादा, सेल परचेज ज्यादा होगी, क्योंकि ये उसकी जो कास्ट ऑफ और टैक्स है ये कम हो गई है, तो और जो नॉन फाइनल है उसके लिए वो कॉन्स्टेंट उसी तरह ही चेंज की है, तो 2.75 भी देख लेंगे। आखिरी उधर 5.5 है, 5 से रिड्यूस हो गया, कितना हो गया 2.75, ऑलमोस्ट हाफ से हाफ के करीब, तो 100% ही कम हो, ठीक है। The advance tax collected shall be adjustable when the party is required to dispose within the same year. The tax collected shall be minimum. Same year में purchase है कि minimum, otherwise और adjustable। की exemption दी हुई है डिफरेंट चीजों को। Advance tax on the TV plays and advertisement 236C है। Any licensing authority withholding charge foreign produced TV है, ड्रामा है, सीरियल है, प्ले है, foreign है, omitted by finance है 2026, तो ये पिछले साल में ये था, अब ये मीटिंग में, अब ये इस पे विद होल्डिंग खत्म होगी। एडवांस है फंक्शन गैदरिंग प्रोविजन, ये एवरी पर्सन ओनर लीज होल्डर और ऑपरेटर ऑफ मैनेजर ऑफ मैरिज हॉल, marquee hotel, restaurant, commercial lawn, club, community place are eligible use for such purpose with holding jet. Advance and function was 1020 पहले 1020 था। Advance and shall be other adjustable tax. Tax on the sale or distributor, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। Wholesaler and manufacturer, commercial imported हुई से every manufacturer, commercial trade with holding jet, वो ये fertilizer other than fertilizer rate on the sale of distributor, wholesaler fertilizer ये होगा 236 पहले भी, अब 7 सेम रेट ही ऑलमोस्ट एडजस्टेबल है। क्रेडिट फॉर कलेक्टेड shall be allowed in computing by the distributor, dealer, wholesaler on the
for the year in which tax was collected. 10th June shall tax intensity shall be at 2% for person not operating in the tax on 2% to 200% तो नहीं है, 2% ही, हाँ उधर 2% सही। अच्छा, टैक्स ऑन द सेल टू रिटेलर शेयर, या रिटेलर को जो बेचेगा होलसेलर वेंडर डिस्ट्रीब्यूटर, तो उसके ये इन केस ऑफ गुड स्पेसिफाइड टू रिटेलर मिनिमम 0.5 ऑलमोस्ट, ये 0.5 पहले भी हुई था, सेम ही रेट है, ऑलमोस्ट उसी चलेंगे क्रेडिट फॉर उसी सेम सिचुएशन है। परचेज ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी ये कम हुए बाई नॉन रेजिडेंट, इतना इतना ये वाला इतना है, परचेज ऑन प्रॉपर्टी एडजस्टेबल, अब पहले स्लैब बेस था तो अब वो 1.25 हो गया, तो उधर पहले कितना था 1.5 से लेकर 2.5 तक था, तो उसको एवरेज करके हाफ करके उन्होंने 1.25% कर दिए। तो जो था उसका नॉन फाइनल का बढ़ा दिए, पहले 4.5 था पहले स्लैब पे 5.5, अब 10.5 और 14.5 उठा रहा है। चलो आगे जो एडजस्टेबल लिखा है आगे, ये एग्जम्पशन है इसमें। फॉरेन पेमेंट वीजा डेट प्रीपेड का क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा, अगर फॉरेन रेमिटेंस करते हैं एवरी बैंकिंग कंपनी ऑन ग्रॉस पेमेंट रिमिटेड अब्रॉड, तो 0.5 1%, और पहले 5 और 10 था, अब इसको रिड्यूस कर दिया ताकि बाहर बच्चों से चीज आप भेजें। बोनस शेयर आखिरी वाला जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया, तो वहाँ टैक्स कलेक्ट करना है, और वैल्यू ऑफ द बोनस शेयर इशू 10%, 20%, 10%, टैक्स अंडर से भी पेमेंट ऑन द इनकम ऑफ शेयर होल्डर अराइजिंग फ्रॉम द इशू ऑफ बोनस शेयर। तो ये हो गया हमारा सारे विद होल्डिंग के रेट कंपैरिजन, फाइनल है, मिनिमम है, एडजस्टेबल है, विद होल्डिंग एजेंट क्या है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, अजम्पशन कितनी है, नॉट एप्लीकेबिलिटी कितनी है, और डिडक्टेबल इवेंट कौन सा है। 158 एक कि विद होल्डिंग या डिडक्टेबल इवेंट कौन सा है, कब आपने डिडक्शन करनी, तो 158 जो है वो डील करता है डिडक्टेबल इवेंट से या टाइम ऑफ डिडक्शन या कलेक्शन ऑफ टैक्स है। टाइम ऑफ डिडक्शन है, ए पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स फ्रॉम एन अमाउंट पेड बाय द शैल डिडक्ट टैक्स। नंबर ए, in case of a deduction under section 151, 150 profit on debts, sir, at the time the amount is paid or credited to the account of recipient, whichever is earlier, जब क्रेडिट करेगा या पे करेगा प्रॉफिट ऑन डेट, जो उनमें से पहले होगा उस वक्त उसने टैक्स डिडक्शन कलेक्शन करनी है। इन एनी अदर केस एट द टाइम एक्चुअली पेड, जब अब एक्चुअली पेड मीन जब रियल सेंस में आप पे करेंगे अमाउंट, तो उस वक्त विद होल्डिंग लॉ एप्लीकेबल होगा। बाकी सब 151 में जब क्रेडिट होगा या पेमेंट होगी विचेवर रहती है, बाकी सब सिचुएशन में जितने हमने सेक्शन पढ़े हैं, जब एक्चुअल पेमेंट होगी उस वक्त विद होल्डिंग ऑब्लिगेशन आप पे राइजिंग होगी, और वो आपका विद होल्डिंग डिडक्टेबल लिमिट या कलेक्टेबल लिमिट होगा, उस वक्त आपने करनी होगी। एक्चुअल अमाउंट पेड शैल हैव द सेम मीनिंग एज मे बी प्रेस्क्राइब। फर्दर बोर्ड को ड्यूटी दे दी गई है, तो एक्चुअल पेमेंट कब होगी किस सिचुएशन में बोर्ड उसको प्रेस्क्राइब कर सकता है, फिर उसके मुताबिक एक्चुअल पेमेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट हियरिंग। बाकी नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम कस्टम का जो है उसके कंपैरेटिव चेंजेस देंगे। थैंक यू।